ब्रोकर। लाइफ बहुत शॉर्ट है, इसीलिए हर काम खत्म करने का शॉर्टकट होता है और वो काम सिर्फ एक ब्रोकर कर सकता है। बिल्कुल सही, ये सही कह रहा है। ये हर चीज शॉर्टकट से करता है। ये फाइल देखो, ये हमेशा के लिए इधर ही रुक गई है। और ये फाइल देखो, अब ये उड़ के अंदर जा रही है। चलता हूँ सर। हाँ हाँ, शॉर्टकट। हाय पापा, कैसे हो बेटा? मेरा ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा है तुम आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर के डिपार्टमेंट से बाहर तो निकले। सही कहा। इसके ऑफिस जाने के बाद हर रोज मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि इसका ट्रांसफर जल्द से जल्द कहीं और हो जाए और ये गुंडे मवालियों से हमेशा के लिए दूर हो जाए। वैसे कहाँ ट्रांसफर हुआ? एंटी करप्शन ब्यूरो पापा। ये अच्छा हुआ, अब हमारा 30 लाख का हाउसिंग लोन क्लियर हो जाएगा। ओह गॉड, पता नहीं चल रहा है आज बॉस को क्या हो गया है। सुबह से वो चौथी बार टॉयलेट में गया है, लगता है टेंशन ज्यादा ले लिया है। पता है ना, उनका 200 करोड़ का प्रोजेक्ट अटक गया है। अब वो टेंशन नहीं लेंगे तो और क्या करेंगे? वो पहले से उस प्रोजेक्ट पर 10 करोड़ खर्च कर चुके हैं। कभी सोचा नहीं था कि जॉइंट सेक्रेटरी साइन करने से मना कर देंगे। अब हम क्या करें? हमें ऐसा आदमी ढूंढना होगा जिसे ये काम हो सकता है। क्या हुआ? उसने साइन किया? बोलो ना, सब लोग इस तरह चुप क्यों हो? कुछ नहीं सर, हमने एक ऐसा आदमी ढूंढ लिया है जो हमारी मदद कर सकता है। आ जाओ अंदर आओ। एक्सक्यूज मी। और कैसे हो तुम? सर मैं इन्हीं की बात कर रहा था। नमस्कार सर। मुझे बताओ हम क्या कर सकते हैं? बहुत आसान है सर, फ्लाईओवर कॉन्ट्रैक्ट पास करवाने हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी को पैसे खिलाने पड़ेंगे, बस इतनी सी बात है। ओहो, ये तो पुराना रास्ता है। रवि, क्या तुमने इसे बताया नहीं? हम लोगों ने उसे बहुत सा पैसा ऑफर किया था और एमएलए रिकमेंड भी किया था। फिर तो मुश्किल है। अरे आप घबराइए नहीं, मेरा बॉस ये कर सकता है। सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को टैकल करने की कैपेसिटी मार्केट में सिर्फ मेरे बॉस में है। वो आपका काम करेंगे, मैं उनसे कहूंगा ना। मुझे नहीं लगता तुम्हारा बॉस ये कर पाएगा। मैं सिर्फ छोटी बुक्स हैंडल करता हूँ, बड़ी बुक्स वो हैंडल करते हैं। बुक्स का मतलब? मेरा मतलब है अगर लाखों की बात है तो मैं हैंडल करता हूँ और करोड़ की बात है तो बॉस हैंडल करते हैं। तुम्हारा बॉस कौन है? गणपति। गणपति? गणपति जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। आज लाइन बहुत लंबी है। हाँ जी। लगता है आजकल वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये लाइन तो आम लोगों के लिए है, आप लोग हमारे साथ चलिए। सोचा था आज तो दर्शन के लिए बहुत समय लगेगा। भगवान तक पहुंचने के भी शॉर्टकट होते हैं। तो तुमने आज भगवान से क्या मांगा? कुछ भी नहीं। क्यों? मुझे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मेहनत करने से मिलते, प्रार्थना से नहीं। ऐसा नहीं बोलते। ये 10 रुपए लो, इसमें डाल दो, तुम क्लास में फर्स्ट आओगे। इसका मतलब आप भगवान को रिश्वत देते हैं? ऐसा नहीं कहते बेटा। मैं नहीं दूंगा। पता है, तुमने ये सब सिखाया है। हेलो, हाँ बोल चेना। अगर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर हमने उसका ट्रांसफर करवा दिया तो वो फाइल बंद करके जाएगा। ऐसे लोगों के बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानते गणपति। देयर इज ओनली वन वे, ही हैज टू पास द फाइल। मैंने तुम्हारी कंपनी के बारे में पता लगाया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कई सालों से काफी खराब है। ये क्या कह रहा है? मेरा ब्रोकर होकर मेरी ही कंपनी की बुराई कर रहा है? सर एक 5% बढ़ा दो ना तो मेरे बॉस सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ। ओह अच्छा, हाँ। समझ गया, बात परसेंटेज की है तो तुम लोग उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। जॉइंट सेक्रेटरी? हाँ, क्रांतिवर्धन। वो अभी कहाँ मिलेगा? आरएनबी गेस्ट हाउस में। अब मैं आपको काम खत्म करने के बाद ही फोन करूंगा। नमस्ते सर, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं और बार बार टॉयलेट भी जाना बंद कर दो। बस अकाउंट्स में बता दो 50% एडवांस दे दे। चलता। सर नमस्ते सर। सर मेरा नाम गणपति है सर, लॉबिस्ट हूँ सर। प्यार से लोग मुझे ब्रोकर कहते हैं। जैमन इंडिया कंपनी के फ्लाईओवर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से आपने साफ मना कर दिया सर। बहुत बढ़िया सर। सर मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों की वजह से ही समाज में ईमानदारी बची हुई है। सच कह रहा हूँ सर, आपसे हाथ मिलाने को दिल कर रहा है। सुन लो मेरे जानू, ये जानू, चलता हूँ सर। घर छोड़ के जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? तेरी याद में गाऊंगी तो लोग भी हंसेंगे। डार्लिंग जानू। अपना बैग भूल गया था सर।
उर्वशी सर, अपनी उर्वशी सर। समझ गया सर, चलता हूं सर। ये लड़की माइंड ब्लोइंग है सर, ये लड़की आई ब्लोइंग है सर, ये लड़की लिप ब्लोइंग है सर, ये तो हार्ट ब्लोइंग है, और ये स्टमक ब्लोइंग है, और ये लड़की। ये सब बहुत हो गया, ये बताओ कीमत कितनी है? 50,000। ओके सर, इस बार कमीशन ज्यादा देना। अरे गणपति भाऊ, 1 मिनट आया सर। नमस्ते भाऊ, मुझसे कुछ काम है? एक छोटा सा काम है। बताओ भाऊ। तुम उस फिल्म स्टार उर्वशी को जानते हो? अपने स्टेट में फिल्म स्टार उर्वशी को कौन नहीं जानता भाऊ, लेकिन आपका क्या काम? वो लेती क्या है? कुछ फ्रूट्स और एक ग्लास जूस। डाइटिंग। जोक था। वो बहुत बड़ी फिल्म स्टार है। मतलब उसका भाव भी ज्यादा होगा। वो इस वक्त कहाँ है? वो अभी शहर में गई है एक इंग्लिश फिल्म की शूट के लिए। अमय हीरो है, होटल बंजारा हेवंस में रह रही है। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, लेकिन 1 घंटे में उससे कंफर्म करके मुझे भाऊ, ये इतना आसान नहीं है। ये लो, तुम खेलो। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं किया? भाऊ, मैंने उर्वशी को सेट करने के लिए हर तरह की कोशिश की, पर वो ऐसा काम ही नहीं करती। आप बोलो तो मैं प्रिया, पूजा, प्रीति, प्रियंका किसके लिए भी ट्राई कर सकता हूँ। अभी कहाँ पर है वो? वो अभी होटल में है भाऊ, लेकिन भाऊ भी कमाल करते हैं। सुन, बंजारा हेवंस। ओके भाऊ। ईश्वर, तुझे हीरोइन उर्वशी पसंद है? मैं उनके लिए जान भी दे सकता हूँ, बहुत पसंद है। अगर उनका कोई फैन एसोसिएशन होता तो मैं ही उसका प्रेसिडेंट बनता। अरे वाह, इतनी पसंद है तुझे? सच कहूँ तो भाव, मैं उनको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा ये बता, तुझे चाहिए वो? क्या क्या बोल रहे हो भाव? मैंने पूछा तुझे चाहिए क्या वो? आप भी क्या मजाक कर रहे हो भाव? वो एक बड़ी फिल्म स्टार, मैं एक छोटा ड्राइवर। ठीक है, सही बोला। हेलो संजू, हाँ दे उसको। हाँ मणि, मेरी बात सुन। अपना जो ईश्वर है ना, उसे हीरोइन उर्वशी बहुत पसंद है, बहुत प्यार करता है उससे। अच्छा, काम हो जाएगा क्या? हाँ ओके ओके ओके। अभी भाऊ, क्या हुआ ईश्वर? क्या ये सच है भाऊ? तुझे क्या लगता है मैं तुझे एड़ा बना रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने जो अभी बात की तेरे भेजे में नहीं आई? वो तो मैंने सुना है भाऊ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाऊ। गाड़ी चला। रूम नंबर 333। भाऊ, क्या ये सब सच में हो रहा है भाऊ? तो जा ना, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। ठीक है भाऊ। अच्छा सुन, उर्वशी बहुत ही बिजी एक्ट्रेस है, इसलिए जाते ही अपना काम शुरू कर देना। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गया भाऊ। तो आप नहा रही हैं? वो भी मेरे लिए? भाव ने कहा था बहुत बिजी एक्ट्रेस है, जाते ही काम शुरू कर देना। तो मैं शुरू हो जाता हूँ। Yes, coming. राजू, बस मैं रेडी हो रही हूँ, 10 मिनट में आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। Who is he? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। I'm sorry, मुझे नहीं पता ये कौन है। अगर ये बात है तो ये आपके कमरे में यहाँ क्या कर रहा है? ये सब गेम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
सॉरी, यू आर मिस्टेकन। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पकड़े जाने के बाद सारे लोग यही बहाना बनाते हैं। अब सच्चाई कोर्ट में जाकर प्रूव करना। अब जाओ, कपड़े पहन कर आओ, तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना है। प्लीज गो। What the hell is going on? हेलो हेलो मैनेजर। मे आई कम इन? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम नवीन है, इस होटल का मैनेजर। सर, मैडम हमारे होटल की रेगुलर कस्टमर हैं। सर, मैं इन्हें बहुत सालों से जानता हूँ। ये इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करती। तो तुम कितने सालों से अपने होटल में ये काम कर रहे हो? सर, इफ यू डोंट माइंड, आप थोड़ा साइड में आएंगे? मैडम, आपको सिर्फ गणपति जी बचा सकते हैं और वो नीचे लॉबी में बैठे हैं और उनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। क्या मैं उनसे बात करूं? प्लीज डू इट इमीडिएटली। हेलो, रिसेप्शन। सीनियर इंस्पेक्टर एस अनिल राव। गुड। ड्यूटी तो ईमानदारी से ही करनी चाहिए। मैं अपनी ड्यूटी जानता हूँ। ड्यूटी ज्वाइन किए कितना वक्त हुआ आपको? आपको क्या करना है? मैं बताऊं आपको। 5 साल पहले आप कोल्हापुर से यहाँ आए हैं ना? आपके पिताजी एक स्कूल टीचर हैं, स्पोर्ट्स कोटा। आपकी शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं। एक 4th क्लास में है, दूसरा 3री क्लास में। आपको ये सब कैसे पता? एक बात और भी पता है, आपका अगला ट्रांसफर नक्सल एरिया में होगा। होम मिनिस्टर का फोन। हेलो जी सर, गणपति बोल रहा हूँ। हाँ बोलो गनी, क्या हुआ? सर, मुझे किसी का ट्रांसफर करवाना है। तो शाम को घर आ जाओ, बात करते हैं। जी, मैं शाम को घर पहुँचता हूँ। घर आ जाओ। जी सर। ठीक है, शाम को मिलते हैं। जी सर, आता हूँ। मुबारक हो। कंफर्म, आपका ट्रांसफर कंफर्म हो गया है नक्सल इलाके में। ठीक है, जाने दो ना सर। तू यहाँ क्या कर रहा है? जा यहाँ से। तुमने क्या सोचा था? बहुत बड़ी मुर्गी हाथ लगी क्यों? एक बहुत बड़ी हीरोइन जो एक फिल्म में काम करने के करोड़ों रुपए लेती है। तुमने सोचा मौका अच्छा है, अरेस्ट करके जेल में डाल दोगे और उसके बाद न्यूज चैनल वाले, सारे अखबार वाले, सब लोग तुम्हारे पास पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। मैडम, पहले कभी आप जेल गई हैं? पता है, वहाँ अजीब अजीब सवाल पूछे जाते हैं, अजीब अजीब सी बातें की जाती है, जैसे कि आप सिर्फ एक्टिंग के पैसे लेती हैं या कोई पैकेज डील होती है। ऐसी पैकेज डील जिसमें एक्टिंग के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है। वो लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि ये पागल हो जाएंगे और ये हर तरफ अपना मुंह छुपाते हुए ऐसे भागती फिरेंगी। कैसा लगेगा बताओ? सारे देश में सारे न्यूज चैनल वाले एक ही बात कहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज, उर्वशी गिरफ्तार, सेक्स रैकेट में उर्वशी गिरफ्तार। आपको लगता है इतनी सारी बेइज्जती ये झेल पाएंगी और कोई काम नहीं है आपको इनको परेशान करने के अलावा? ये लो, ये रख लो, फाइनल ऑफर है 1 लाख रुपया। ये लो और जाओ और अपना ट्रांसफर ऑर्डर खुद रुकवा लो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ले लो। सॉरी मैडम। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? इसमें शुक्रिया की क्या बात? मैंने आपकी मदद की, अब आप मेरी मदद कर देना। चलता हूं मैडम। काम हो गया सर। आओ गणपति, आओ आओ, बैठो बैठो। उसने सच में साइन कर दिया? वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन तुमने इतनी आसानी से इतनी जल्दी ये काम कैसे कर दिया? कमजोरी पता चली तो काम जल्दी हो जाता है सर। उसकी फेवरेट हीरोइन उर्वशी है, मैंने उसके साथ उसका डिनर फिक्स कर दिया और लंच टाइम तक आपकी फाइल भी क्लियर हो गई। वेरी गुड वेरी गुड, तुम एक बहुत होशियार आदमी हो। सुनो भाई, अभी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की ऐसी फाइलें आगे भी आती रहेंगी। बिल्कुल सर। सर, फाइल तो आपकी क्लियर हो गई, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डिंग बनाते से ही ढह जाए। बहुत अच्छा मजाक किया तुमने। मेरा कमीशन सर। उधर तुमने फाइल पास होने की बात की और इधर मेरा आदमी तुम्हारे घर कमीशन पहुंचा है। इतना फास्ट सर? तुम्हारे जितना नहीं। नमस्कार सर। आपको भी मेरा नमस्कार। मैं साबुन कंपनी का मालिक विश्वास राव बोल रहा हूँ सर। पहले यूज करें फिर विश्वास करें। हाँ बोलो। मैंने सुना है सर कि आप चांद पर जगह बेच रहे हो। हाँ। इस सिलसिले में आपसे मुझे मिलना है। और एक शिकार। हेलो, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं डार्लिंग केव रिजॉर्ट के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, अभी आप सीधे अपने सामने रास्ते की उस तरफ देखिए। हाँ, देख रहा हूँ सर। क्या आपको एक होर्डिंग दिखी जिसमें एक जवान आदमी की तस्वीर है? अरे वाह सर, आपने क्या सही जगह होर्डिंग लगवाई है सर। वो आदमी कैसा लग रहा है जिसके हाथ में नारियल है? होर्डिंग में जो नारियल है वो तो बहुत अच्छा लग रहा है सर।
लेकिन उस आदमी की शक्ल काजू के निचले हिस्से जैसी दिख रही है। अबे भूतरे, क्या बस भी कर। क्या तुझे पता है वो होर्डिंग पर आदमी कौन है? कौन है? मैं हूँ। क्या आप हो? है। अरे आपका चेहरा तो बिल्कुल चमकते हुए चांद जैसा दिखाई दे रहा है। सर जी, मैं आप तक कैसे पहुँचूँ? तुम जहाँ पे हो ना, वहाँ से सीधे आ जाओ। आ रहा हूँ सर, सीधा ही आ रहा हूँ। यहाँ पे रोके। मैं पहुँच गया सर। आप कहाँ पे हो? थोड़ा ऊपर देख। हाँ, देख रहा हूँ सर। क्या तुझे साक्षात स्वर्ग में रहने वाले भगवान इंद्र की होर्डिंग दिखी? कौन कहता है ये भगवान इंद्र है? इससे कहीं ज्यादा बेहतर तो मेरे गली का भंगी दिखता है सर। ज्यादा बोल रहा है। किससे बात कर रहा है पता है? किससे बात कर रहा हूँ सर? जरा ध्यान से देख, पता चल जाएगा। अरे बाप रे, ये तो आप ही हो। मैं हूँ। एक बात कहूँ सर आपसे, आप तो बिल्कुल स्वर्ग में रहने वाले इंद्र जैसे दिखते हो। भगवान से मिलने आ जा। बताइए सर, कहाँ हूँ मैं? सीधे सीधे आगे आ जा। हाँ सर, बस मैं आ रहा हूँ। मैं पहुँच गया सर। अब अपनी गाड़ी से बाहर निकल और तुझे एक बहुत बड़ी स्पाइडरमैन की होर्डिंग दिखेगी। हाँ, दिख तो रही है सर, लेकिन ये स्पाइडरमैन कम भिखारी ज्यादा लग रहा है। मुंह बंद कर, नहीं तो तू भी रास्ते पे कटोरा लेके खड़ा दिखाई देगा। पता है वो कौन है? कौन है? अरे मैं हूँ, समझा क्या? क्या बात कर रहे हो सर? ये सब किस लिए? पब्लिसिटी। मास्क में तो मैं आपको पहचान ही नहीं पाया सर। अगर आपको पब्लिसिटी करनी ही थी तो मशहूर एक्टर्स के फोटो छापते, खुद का क्यों छापा? ये मेरी मर्जी है। क्या मैंने तुझसे पूछा कि तू चांद पे जमीन क्यों खरीद रहा है? वैसे ही मुझे पब्लिसिटी के लिए होर्डिंग पर खुद का फोटो छपाना पसंद है, समझ गया? अब तू आ रहा है या मैं जाऊँ? हाँ सर, बस मैं आ ही गया। आजा बेटा फंसने। ये फाइल ले जाओ। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार बेटा। बैठिए। आप हाथ मत जोड़िए, मुझे पाप लगेगा। तुम्हें पाप जरूर लगेगा बेटा, अगर तुम हर रोज ऐसे ही बुरा काम करते रहोगे तो। मैं पिछले 5 सालों से तुमसे हाथ जोड़ के पेंशन मांग रहा हूँ। इतने में 2 प्राइम मिनिस्टर्स और 3 चीफ मिनिस्टर्स बदल गए। मैं भी आपको 5 सालों से कह रहा हूँ, हमें थोड़े से पैसे दे दो, पर आप है कि समझते ही नहीं। बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम एक एम्प्लॉय हो या एक तवायफ? क्योंकि रिश्वत लेना जिस्म बेचने से भी बुरा है। मतलब कि तुम बहुत बड़े पापी हो। गवर्नमेंट तुम्हें सैलरी देती है, वो भी तुम्हें कम पड़ती है। क्या तुम्हें इन पापों की कोई फिक्र नहीं? मेरे पापों की चिंता मत कीजिए मास्टर जी, बस चुपचाप पैसे दे दीजिए। पैसे दे दो? कितने पैसे देने होंगे? मैं कुछ कंसेशन दे दूंगा, वो भी सिर्फ आपके लिए। मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। सालों पहले भी मैं इसके खिलाफ था और आज भी इसके खिलाफ हूँ। तो फिर पेंशन भूल जाइए। मैंने तुमको सारे जरूरी डॉक्यूमेंट तो लाकर दे दिए है बेटा। आप एक डॉक्यूमेंट देना भूल गए हैं सर। आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ठीक है, मैं तुम्हें वो भी ला के देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि तुम मुझे पेंशन देने से कैसे रोक सकते हो। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हें रिश्वत नहीं दूंगा। ऐसे ही परेशान करोगे तो मेरी बद्दुआ लगेगी। रिश्वतखोर कहीं का। पागल है क्या? श्रुति, जैमन इंडिया से कोई आया था? सूटकेस ना? हाँ। वहाँ रखा है। कहाँ? उस साइड में। किस साइड में? वहाँ। इसे इधर क्यों रखा? तुम्हें पता है इसमें क्या है? 50 लाख रुपए। रुपए तुम्हारे लिए, मेरे लिए रद्दी। ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। ये सब पाप है। तुम मुझे कभी नहीं समझोगी। क्या तुम भगवत गीता पढ़ा रहे हो जो मैं नहीं समझूंगी? ओके, सिद्धू कहाँ है? ऊपर, वो नाचते हुए लोगों की पेंटिंग बना रहा है, और तुम जो लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाते हो। बहुत अच्छे। क्या बात है बेबी, अब चलो। सिद्धू। डैडी। क्या हो रहा है? देखिए मैंने क्या बनाया है। क्या बात है, सुपर्ब। थैंक यू। अच्छा ये क्या है? आप ही देख के मुझे बताओ कि ये क्या है। बहुत आसान है, लोग पैसों के पीछे पागल हुए पड़े हैं। क्या आपको सच में यही दिख रहा है डैडी? अब बस भी करो सिद्धू, तुम्हारे डैडी मजाक कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ, इस पेंटिंग का क्या मतलब है? इस पेंटिंग का ये मतलब है कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी नहीं फलता। बहुत बढ़िया, तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा। लेकिन डैडी, क्या आप मुझे एक प्रॉमिस करोगे? कैसा प्रॉमिस? मुझे इस ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए आप किसी को भी रिश्वत नहीं देंगे। अरे मेरा प्यारा बेटा। देखा, ये मेरा बेटा है। नहीं, मेरा हीरो है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है देश के महापुरुषों के पुतले लगवाने का। सारे स्कूल्स में 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। इस काम के लिए 20 करोड़ काफी नहीं है। तो फिर इन महापुरुषों का सिर्फ सिर लगा, पूरा शरीर मत लगा। फिर तुम्हारा काम सिर्फ 2 करोड़ में ही हो जाएगा। थैंक यू सर, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। थैंक्स मुझे नहीं, गणपति को कहना, ये उसी का आइडिया है। मैं उसे तुमसे मिलने भेज रहा हूँ, वो तुम्हें आगे का सारा मैटर अच्छे से समझा देगा। बहुत बढ़िया सर। और आपके बच्चे कैसे हैं सर? मेरा बड़ा बेटा ही मेरा काम संभाल रहा है आजकल, लेकिन मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिक्स के साथ थोड़ा ग्लैमर लाना चाहता हूँ। इससे मेरा पावर और बढ़ जाएगा, और इसी वजह से मैं अपने छोटे बेटे को फिल्म स्टार बना रहा हूँ।
अब मैं एक स्टोरी सुनने जा रहा हूँ, थोड़ा फोन रखना पड़ेगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आप नरेशन शुरू कीजिए। सर, फिल्म शुरू होती है बड़े से बंगले से और कट। नीचे 50 गाड़ियां खड़ी हैं और फिर से कट सर। और राइट साइड में 200 गार्ड्स खड़े हैं। हम वहां से कट करके आपके साहबजादे की धांसू एंट्री दिखाएंगे सर, वो भी बाइक पर। और फिर पहले से तो तू बोलना कट कर। कब से तू कट 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 कर रहा है? इन सब के बीच में तेरी स्टोरी कहाँ है? डैडी मुझे तो स्टोरी पसंद आ रही है। तुमने कभी जिंदगी में कैमरा फेस नहीं किया और तुम्हें ये बकवास सी स्टोरी पसंद आई? तुम थोड़ी देर मुंह बंद रखो, मुझे ये सब कट वाली स्टोरी नहीं सुननी। तुम मुझे एक नई और अच्छी स्टोरी सुनाओ। स्टोरी मिल जाएगी सर, लेकिन 10 करोड़ लगेंगे। कोई बात नहीं, बजट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सुनाओ। अरे डैडी बैठे ना। तुमसे कहा ना चुप रहो। ए, गनी को फोन लगाओ जरा। आप हर बात पे गणपति को ही बुलाते हो। मैं भी बड़ा हूँ, मैं भी चीजें कर सकता हूँ। तो मुझे बताओ, इस फिल्म के लिए हम 10 करोड़ का इंतजाम कैसे करें? मैं 15 करोड़ का बंदोबस्त कर सकता हूँ। हाँ, वही तो जानना चाहता हूँ। इतने सारे पैसे तुम लाओगे कहाँ से? तुम किसी से उधार मुझे लोगे? पता है कि पैसों का बंदोबस्त कैसे करना है। मैं बैंक के मैनेजर को एक फोन करूंगा और वो पैसे लेकर यहाँ आ जाएगा। हाँ, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो बेटा, हमें दूसरों के अकाउंट से पैसे निकालने हैं, अपने खाते खाली नहीं करने हैं। हाँ ठीक है भाव। हाँ, अब भी बैठकर कहानियां सुन रहे हो? डैडी ने एक भी स्टोरी नहीं सिलेक्ट की, इतनी सारी सुनने के बाद। कैसे सेलेक्ट करता? सारी कहानियां बकवास ही तो हैं। डायरेक्टर 10 करोड़ की कहानी सुनाने वाला है। अब तुम ही बताओ, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो हम 10 करोड़ से ज्यादा का इंतजाम कर लेंगे। वो कैसे? बहुत ही आसान है। आपको ग्रेनाइट फैक्ट्री का अप्पा स्वामी मालूम है ना? उसने 60 करोड़ की जमीन ली है और भी लेने वाला है वो। आप उसे चुपचाप एक नोटिस भेज दीजिए, 20 करोड़ आपके घर पहुंच जाएंगे। फिल्म का फाइनेंस तैयार। देखा मैंने इसे क्यों बुलाया था? तुम्हारे पास दिमाग भी होना चाहिए। ओए डायरेक्टर, सीन इस तरह ओपन होगा। क्लोज कर उसे अभी। अब तू हम पे कहानी लिखेगा, सबसे पहले मुझ पर, मेरे दोनों बेटों पर और मेरे इस वफादार पर। अब तू मुझे इन किरदारों पर कहानी बना के दे। सर, ओल्ड एज होम के ओपनिंग का टाइम हो गया है। चलो, जहाँ इतने पाप किए हैं वहाँ थोड़ा सा पुण्य कमा लें ये ओल्ड एज होम की ओपनिंग करके। अरे हाँ, ओ गणपति जी, और एक काम है। मुझे वो एरिया का विजय लाल सेठ का फोन आया था। तुम अभी का अभी जाके उस स्टैचू कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर आओ। ओके सर। ये क्या डैडी, ये काम मैं भी कर सकता हूँ? नहीं कर सकते क्योंकि तुम बेवकूफ हो। गनी तुम जाओ। ठीक है भाव। 5, 4, 3, 2, 1, गो। इन तीनों में से देश के सबसे बड़े देशद्रोही कौन है? क्या वो टेररिस्ट है, धार्मिक संगठन या फिर पॉलिटिशियंस? चलिए इनसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से ये पॉलिटिशियंस ही देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पॉलिटिशियंस। आप बताइए। टेररिस्ट। ओके, और आप बताइए। टेररिस्ट। पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस। धर्मगुरु। हम इन लोगों की राय तो जान चुके हैं, चलिए अब कुछ और लोगों से भी पूछते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मैं TV9 की रिपोर्टर हूँ। मैं आपसे कुछ मुद्दों पर सवाल पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ प्लीज? हाँ पूछिए। क्वेश्चन इज, इन तीनों में से हमारे देश को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? आतंकवादी, धार्मिक संगठन या फिर पॉलिटिशियंस? इनमें से कोई भी नहीं। मतलब इनसे भी ज्यादा खतरनाक लोग हमारे देश में हैं। बताइए कौन है वो लोग? आम आदमी, कॉमन मैन, मुंह पे ताला लगे हुए लोग, द साइलेंस ऑफ द पब्लिक। क्या आप इसके बारे में और बताएंगे? जब आम आदमी मुंह पे ताला लगा के बैठ जाते हैं तब ये तीनों ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब एक आम आदमी इन सब के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, अपना मुंह बंद रखता है, तभी ये आतंकवादी हमारे देश पर हमला करते हैं, तभी ये धार्मिक संगठन हमारे देश को खोखला बनाते हैं और पॉलिटिशियंस हमारे देश को लूट कर चले जाते हैं। जब देश भर के लोग एक साथ जुटकर इन लोगों के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, तभी इस देश को किसी से भी कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं। सही कहा आपने। The world suffers not because of the violence of bad people, but because of the silence of good people. ये शब्द नेपोलियन ने बहुत सालों पहले कहे थे। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ हरिणी। ओके, गुड जॉब हरिणी। ओके श्रीनु, जल्दी करो और इस स्टोरी को स्टूडियो में सबमिट कर दो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा अरे, कि मुझे कैमरा फेस करना पसंद छोड़ो है। छोड़ो। हेलो बॉस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मूव असाइड। तुम चुप रहो और यहाँ से निकल जाओ। हेलो, मीडिया हियर। मीडिया वालों से पंगा लेकर तुम ठीक नहीं कर रहे। ये हमारे शहर के ACP इंस्पेक्टर सूर्या है। व्हाट? ये ऐसा ही मीडिया वालों से पंगा लेंगे? लीव मी सूर्या। श्रीनु, अपना ये मीडिया एटीट्यूड दिखाना बंद करो। ही सूर्या माय फियांसे। ओह, सॉरी बॉस। आई एम श्रीनिवास। हाय, नाइस टू मीट यू श्रीनिवास। इससे शादी करने के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी। क्या डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज ये है कि घर पे भी तुम्हें इसकी रिपोर्टिंग सुननी पड़ेगी। श्रीनु, तुम मार खाओगे। और एडवांटेज? एडवांटेज बताओ, चलो जल्दी। बहुत सारे एडवांटेज हैं। कभी टीवी नहीं खरीदना पड़ेगा। ये है तुम्हारा 30 इंच का बड़ा कलर LCD टीवी जो पूरा दिन तुमको आज की ताजा खबर। श्रीनु, पिटोगे तुम। अरे नहीं, इसको ऐसे नहीं निकालते।
ओए हरिराम। हाँ चल इधर आ, सर मिलना चाहते हैं। देखो भाई साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। समझते क्यों नहीं? हमने वहाँ की जमीन खरीद ली है और सरकार ने हमें यहाँ की जमीन दे दी है। बीच में तुम्हारी जमीन है, वो तुम हमें दे दो। सुन रहे हो? इनके मुंह मत लगो। चलो तुम लोग जाओ यहाँ से। सर चलो चलते हैं। बात क्या है? ये जमीन क्यों नहीं बेच रहा है? सर आप फिक्र मत कीजिए, हम सरकार की मदद से ये जमीन अपने नाम पे करवा लेंगे। ये बहुत आसान है और इसमें पैसे भी कम खर्च होंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सरकार की मदद से हम ये जमीन सिर्फ 5 लाख में खरीदेंगे। सर लेकिन इस काम को खत्म करने के लिए 6 महीने लग जाएंगे। हमें एक ब्रोकर से बात करनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। ओके सर। मैडम आप तो केरला की गोल्ड माइन लग रही हो। अब सोने की दुकान डालनी है तो ये सब तो पहनना ही पड़ेगा ना। आपके अल्फाज भी सोने जैसे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी तो कमाल की नजर है। आप लोग उनसे मिलने यहाँ आए हैं और वो है कि कहीं और चले गए। आपके पति से कोई भी बात नहीं करनी। आप ही इतनी होशियार हैं, हमें तो आपसे ही बात करनी है। मुझसे बात करनी है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आपके पति FCI गोडाउन के सीनियर ऑफिसर हैं। हमें उनका अप्रूवल चाहिए कि FCI गोडाउन के चावल सड़ चुके हैं, तो साइन करवा दीजिए। अगर मैंने आपका ये काम करवा दिया तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? आप तो बहुत होशियार हैं। अगर आपने उनकी साइन इस फाइल पर ले ली तो उनकी साइन लेने पर क्या आप मुझे रसमलाई दोगे? हाँ रसमलाई। अरे नहीं, मैं कोड भाषा में बात करती हूँ। तुम्हें पता है आजकल नया ACB सब जगह रेट डाल रहा है। मेरा मतलब है रसमलाई मतलब 1 करोड़। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं रसमलाई अपने साथ लाया हूँ। अरे ये तो बहुत कम है, इसके साथ नमकीन भी लगेगा। नमकीन का कितना होता है? इसका 1.5 करोड़ होता है। सारा? हाँ। ये लो मैडम आपके पैसे। और ये रही फाइल मैडम। वो कैंप से शाम तक लौट जाएंगे। कल सुबह आकर ये फाइल ले जाना। ओके मैडम। डार्लिंग। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्यों नहीं देख सकते? सुबह आपके चाहने वाले आए थे। कौन लोग आए थे? उनको बस आपकी साइन चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे सब काम नहीं करने हैं। बैठे बैठे हमें 1.5 करोड़ मिल गए हैं। मुझे वो ACB से डर लगता है। क्या अभी मर्द को किस चीज का डर? तुम्हें क्या? अरेस्ट तो मैं होऊंगा। ये सब गलत है, पाप की कमाई है। आप पाप की फिक्र मत कीजिए, हम तीरथ चले जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। ये क्या बखेड़ा लेके बैठ गई? ये लोग तुम्हारा दिमाग खराब करते हैं और तुम यहाँ बेडरूम में अपनी हरकतों से मेरी नीयत खराब करती हो। नहीं, इतने सारे टेंशन से मुझे BP, शुगर और थायराइड जैसी कई बीमारियाँ एक साथ हो जाएंगी। साइन कीजिए ना। नहीं करूँगा। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। करना जरूरी है। हाँ जी। मेरी कमजोरी तुम हो और तुम्हारी कमजोरी पैसे। ये लो। अब तो मेरी सोने की दुकान खुल के ही रहेगी। अरे दूसरे पेज पे तो साइन करने दे। इसने हमें सिर्फ 2 मिनट दिए हैं। क्या तुमने मिनिस्टर साहब से बात की है? मैं उनके साथ ही था सर, जब उन्होंने इस आदमी को फोन लगाया था। इस आदमी का सेक्रेटरी मेरे कम्युनिटी का है। टेंशन नॉट सर। वेरी गुड। वैसे भी इस छोटे से काम के लिए हमें किसी ब्रोकर को 10% देना पड़ता। सर आप लोग आ सकते हैं। नमस्ते। मैं गांव की एक जमीन के सिलसिले में आपसे बात करने आया हूं। मुझे वहां पर एक इंडस्ट्री लगानी है जहां हजारों लोग काम करेंगे और वहां की बेरोजगारी मिट जाएगी। इससे मुझे और देश को भी बहुत फायदा होगा सर। हम हमारे कम्युनिटी के लोगों की मदद करना चाहते हैं धर्मा सर। हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी भी डेवलप हो जाए। अगर आज आप हमारी मदद कर देंगे तो हम आपको भी बहुत खुश कर देंगे सर। आपको दिए हुए 2 मिनट खत्म हो गए। आपसे बात करके पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे बीत गया। फिर मिलेंगे सर। बाय सर। यह ऑफिसर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मुझे नहीं लगता है हमारा ऑफर एक्सेप्ट करेगा। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि इसने हमारी बातें सुनी भी होगी। मिनिस्टर की बातों का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। ये बहुत कड़क है सर। ये इतना भी कड़क नहीं है, बस काम निकलवाना आना चाहिए। वैसे इसने बहुत लोगों का काम किया है। इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। उसके चेहरे पे थोड़े ही लिखा है। असल में उसी ने मुझे आप दोनों के बारे में बताया। ओह, ऐसा मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आप लोग डायरेक्ट अंदर चले गए और 5 मिनट में बाहर आ गए। अगर तुम हमारा काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा कमीशन दूंगा। 20%।
ये क्या? तभी तो तुम 10% बोल रहे थे। हाँ तभी 10 थे, लेकिन अब 20। अगर काम करना है तो शाम को 7:30 बजे आवर स्पाइस रेस्टोरेंट में आ जाओ। और ये बड़ी बुक का मामला है, इसलिए मेरे बॉस तुमसे बात करेंगे। ओके? अरे शिंदे, मेरे पैकेट्स आ गए क्या? क्या आपने सर से बात की? आपकी सारी डिटेल्स उनके पास है। तुम्हारा ऑफर क्या है? हम 3 दे सकते हैं। 1, 2, 3। मीठा थोड़ा कम है। ठीक है, 4 कर दो। 4। ज्यादा शुगर की वजह से डायबिटीज हो सकता है सर। और अगर काम नहीं हुआ तो तुम्हारा बीपी बढ़ सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनके साइन के अलावा मुझे लोकल एमएलएज और काउंसिलर्स को भी पैसे देने होंगे, आपको तो पता ही है। ये रही 5वीं शुगर क्यूब, इस मैटर को यहीं खत्म कर दो। वो अभी कॉफी पी रहे हैं। हम यहाँ क्या ये देखने आए हैं? इसका मतलब है आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, कैश किधर है? ये रही वो फाइल। सर उन्होंने कैश दे दिया है, आप कहें तो घर भिजवा दूं? मेरा छोटा भाई बेंगलोर में एक बहुत बड़ी जमीन खरीद रहा है जी। ये पैसे वहां भेजने का इंतजाम करवा जी हो जाएगा सर, आप बेफिक्र रहिए सर, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अरे ये क्या? ये सर पैसे तो बहुत सारे लेते हैं, इन्हें तो बेंज कार में होना चाहिए, लेकिन ये तो एक पुरानी गाड़ी चला रहे हैं। उनकी मर्जी, तुम दिमाग पे जोर मत दो। मैं बॉस की कार में बैठा हूँ, बैलेंस पेमेंट जल्दी लेकर आ, देर मत करना। आपकी जमीन अब सरकार ने खरीद ली है। हाँ भाऊ। हाँ गनी, कहाँ पे हो? मंत्रालय के आसपास हूँ भाऊ। तुम सीधे मेरे चैम्बर में आ जाओ। कुछ अर्जेंट काम है भाऊ। अर्जेंट नहीं है, लेकिन वो सिल्वर स्टोन कंपनी का आदमी कुछ ग्रेप वाइन बोल रहा है। अच्छा। कह रहा है उसका बहुत बड़ा काम है। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या चाहिए। मैं तुम्हें फोन पर सब कुछ नहीं बता सकता, तुम जल्दी आ जाओ। अभी आता हूँ भाऊ। हाँ भाई, अब बताओ। सर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू पर्सनली। इससे दिक्कत है, ये मेरा पर्सनल एसोसिएट है। सर आई वांट अ ग्रेप वाइन फ्रॉम योर मिनिस्ट्री अबाउट आवर कंपनी। ये फिर से वाइन के बारे में ही बात कर रहा है। इससे कहो मैं एक्साइज मिनिस्टर नहीं हूँ, इसे जाकर एक्साइज मिनिस्टर से बात करनी होगी। आप झूठी खबर की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल? क्या तुम्हें हिंदी आती है? आती है सर। तो फिर तब से मेरे साथ इंग्लिश में क्यों बकवास कर रहा है? बेवकूफ। सर मैं चाहता हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री एक ऐसी झूठी खबर फैलाए कि आपने हमें दी हुई सब्सिडी कैंसिल कर दी है। नुकसान तो तब होगा ना जब सब्सिडी। इसके 500 करोड़ होंगे। एक्सक्यूज मी? बिल्कुल सही सुना आपने, हमें इस काम के 500 करोड़ चाहिए। मैं आपको इतना सारा पैसा क्यों दूं? अभी आपकी कंपनी की शेयर वैल्यू है 250 रुपए और आपका कंपनी में स्टेक है सिर्फ 25%। बाकी 75% डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के पास है और वो लोग आपकी मदद नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब है आपको 51% शेयर्स चाहिए, जिन्हें आप इस तरह से नहीं खरीद सकते। आपकी कैपेसिटी नहीं है और इस झूठी खबर से आपके शेयर की वैल्यू गिरकर हो जाएगी सिर्फ 30 रुपए। और इसी वजह से आप ये झूठी खबर मार्केट में फैलाना चाहते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट होगा 2500 करोड़ रुपए। हमें आपके प्रॉफिट से सिर्फ 500 करोड़ चाहिए। हमें सिर्फ 20% चाहिए यार, ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। ओके सर, लेकिन मुझे एक हाँ मुझे पता है आपको क्या पूछना है, और अगर मैं गलत कहूं तो मुझे बताना। शेयर्स खरीदने के बाद मिनिस्टर सर अनाउंस करेंगे कि सब्सिडरी कैंसिल नहीं हुई है। ओके ओके। तो आप हमें ये अमाउंट कैसे देंगे? मैं पैसे किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ, आप कहो तो स्विस बैंक में भी भेज सकता हूँ। नहीं, स्विस बैंक पर इस समय पार्लियामेंट में बहुत हो हल्ला हो रहा है भाव। ब्रिटिश वर्जिन ठीक रहेगा ना? तुम्हें ठीक लगता है तो वही ठीक है। ब्रिटिश वर्जिन में आप ट्रांसफर करवा देंगे? डन। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है ना? ओके सर। ओके भाव। थैंक यू सर। कोई बात नहीं।
सर सीएम साहब ने ये फाइल भेजी है, आपकी साइन चाहिए। ये सिल्वर स्टोन वाला आदमी ज्यादा ही होशियारी मार रहा था। मैं इसकी सब्सिडी कैंसिल कर दूंगा। खबर फैल गई। 500 करोड़ की खबर। बाऊ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो। पूछने के लिए मुझे पीनी पड़ती है। तुम बिना पिए भी कुछ भी पूछ सकते हो, पूछो। असल में मुझे बहुत सारे सवाल पूछना है बाऊ, बहुत सारे। हाँ तो पूछो ना। इन कपड़ों में आप बहुत ही जवान लगते हैं बाऊ, लेकिन आप ये कपड़े हमेशा क्यों नहीं पहनते हैं, और वो सफेद कुर्ता क्यों पहनते हैं बाऊ? अच्छा तो ये सवाल था। हाँ। सफेद कपड़ों की आड़ में हम चाहे जितना काला काम कर लें, ना कोई हम पे शक करता है और ना ही हम पकड़े जाते हैं। बाऊ, एक डाउट और है। बहुत सारे डाउट्स हैं क्या? हाँ बहुत सारे हैं, और सारे आज ही क्लियर कर लेना चाहता हूँ। ठीक है पूछो। बाऊ, हमारा पेट बहुत ही छोटा है और मुट्ठी भर खाने से भर जाता है। कुछ ही मीटर कपड़ा हमारे शरीर को ढक देता है, और थोड़ी सी जमीन हमारे सोने के लिए काफी है बाऊ। तो आपको इतना सारा पैसा, इतनी सारी चीज क्यों चाहिए बाऊ? जब मेरा बाप मरा तो मेरे लिए 1 रुपया भी नहीं छोड़ के गया, बस ऐसे ही चला गया। मुझे खाली हाथ छोड़ के, और मैं बिल्कुल अनाथ हो गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि उनका सही तरीके से अंतिम संस्कार कर सकूं। तभी मेरे दिमाग में एक बहुत खराब बात आई। मैंने उनकी लाश को अस्पताल में बेच दिया। कुछ पैसे मिल गए, उससे मैंने काम शुरू किया। औरतों की दलाली की, जेब काटी। छी छी छी, मैंने पैसों के लिए दुनिया के सारे बुरे काम किए हैं और अब भी करता हूँ। अरे खाने की भूख तो मर गई, लेकिन दूसरों को बड़ा होते देख मेरी पैसों की भूख अब तक नहीं मरी। फिर मुझे प्यार हो गया और मैंने शादी की। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, जब मेरे बच्चे होंगे उनको भी तो पैसों की जरूरत होगी, और अगर मैं उनके लिए पैसे नहीं छोड़ पाया तो हाँ, मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे मेरे बगैर खाने पीने की चीजों के लिए तरस जाएं, इसलिए मुझे इनके लिए बहुत सारे पैसे कमाने थे। लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मैंने बुरा काम करना कभी नहीं रोका और बहुत सारा पैसा कमाया। मुझे मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैंने इतना पैसा कमाया कि मेरी आने वाली पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी भी खुश रहे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं आज भी कमा रहा हूँ। आप सही है बाबू। डैडी, मार्केट में एक इम्पोर्टेड रेस कार आई है, प्लीज मुझे दिला दो ना। क्या तू भी सिर्फ एक रेस कार चाहिए? मैं तुझे प्लेन दिलाता हूँ। वैसे तो आप इम्पोर्टेड कार दिलाते हो, और मुझसे तो पूछते भी नहीं कि मुझे क्या चाहिए। बोल ना, क्या चाहिए तुझे? मुझे मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बुक करना है, 25 करोड़ का। तो तुरंत बुक करवा लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये सारा तुम दोनों का ही तो है। सब कुछ मेरे बेटों का ही तो है। यू आर राइट बाबू। हाय मेरी जाने मन, ऐसे घूर क्यों रही हो? सोच रही मैं पी गया? तुमने दारू नहीं पी? तो फिर सीधा चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। झूठ बोलते हो, मुझसे झूठ बोलते हो। हमारा बेटा कहाँ है? इस वक्त रूम में सो रहा है, डिस्टर्ब मत करो। मुझे उससे कुछ बात करनी है। मेरे प्यारे बेटे हटो। मत जगाओ, चलो ना। हाथ हटाओ। मेरा बेटा, प्यारा बेटा, ये सारा पैसा सिर्फ तेरे लिए है। चलो प्लीज अपने रूम में चलते हैं। अरे उठो ना बेटा, मैं क्या। इसे डिस्टर्ब मत करो। धीरे बोलो बेटा, मेरे प्यारे। ठीक है, ये सारे पैसे उसी के हैं, अब तो चलो। हाँ, बाबू ने कहा था। ठीक है, अभी चलिए। एक बाप को अपने बच्चे के भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। चल रहे हैं या नहीं? तुम्हें बुरा लगा? तुम क्या समझोगे इस बात को? ये मेरा बेटा सिद्धू है, सिद्धू, जिगर का टुकड़ा है मेरा। चलिए भी। सिद्धू, ये सारे पैसे तेरे हैं सिद्धू। बहुत हो गया, चलो यहाँ से, जल्दी चलो। चलो भी। सिद्धू, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा। प्लीज प्लीज इन्हें जल्दी ले चलो, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। दीदी? इन्होंने शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट किया था, अचानक ये शेयर मार्केट क्रैश हो गया और इन्हें हार्ट अटैक आ गया। प्लीज इन्हें जल्दी ले चलिए, प्लीज जल्दी कीजिए प्लीज।
भाई साहब, क्या आज तुम मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो? लेगा सर, पक्का मिलेगा। थैंक गॉड, तुम्हारा भला हो बेटा। गुरु दक्षिणा सर, समझो मैंने आपको गुरु दक्षिणा दी। लगता है आज भी हमारे देश में कुछ भले लोग जिंदा हैं। लेकिन मेरे से ऊपर जो हैं वो एक बात पर अड़ गए हैं सर। किस बात पे? मास्टर जी, उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट के बदले सिर्फ 2000 रुपए चाहिए। कंसेशन दे रहे हो? नहीं सर, इज्जत दे रहा हूँ। इज्जत करने पर कंसेशन? पता है, जब मैं पैदा हुआ तो माँ बाप के कितने पैसे खर्च हुए? सिर्फ 1 रुपया। अभी रुपए की कीमत गिर गई है सर। रुपए की कीमत नहीं गिरी है बेटा, लेकिन तुम जैसे लोगों की नीयत जरूर गिर गई है। अपने सुपीरियर को कह देना मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप 1947 के पहले पैदा हुए थे। आपकी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको नया पूल मैटरनिटी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड सेक्शन से अप्रूवल चाहिए होगा सर, ठीक है? ये काफी है या तुम्हें मेरे माता पिता का मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए? और ये साबित करने के लिए कि मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ, इसके लिए MRO सर्टिफिकेट चाहिए? अगर मैं तुम्हें रिश्वत देता तो रिकॉर्ड की भी जरूरत नहीं होती। पैसा देने पर तो तुम लोग किसी बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके बर्थ सर्टिफिकेट बना देते। मैं लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा, फिर तुमसे ही ले जाऊंगा अपनी बर्थ सर्टिफिकेट। नमस्ते मास्टर जी। ओ गनी, तुम कैसे हो? क्या बात हो गई मास्टर जी? ये सब लोगों तो छोड़ो ये सब बातें। कैसे है सब गणपति? सिद्धू कैसा है? श्रुति कैसी है? सब ठीक है मास्टर जी, लेकिन आप बताएं क्या हुआ? मैं अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आया था। मेरे पेंशन के लिए सर्टिफिकेट जरूरी है। मैं पिछले कई दिनों से इस ऑफिस के बार बार चक्कर काट रहा हूँ। ये लोग मेरा काम करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि मैंने इन सब रिश्वतखोरों को रिश्वत नहीं दी। आप फिक्र मत कीजिए मास्टर जी, मैं आपका काम जल्दी ही करवा देता हूँ। मुझे अपने पेंशन के पैसे किसी के पहचान और रिश्वत से नहीं चाहिए। मैंने ये पैसे ईमानदारी से कमाए हैं, ये मेरा हक है। मास्टर जी मेरी बात। अरे गणपति, तुम्हारा गुरु होने के नाते मैंने तुम्हें एक ही बात तो सिखाई है कि हमेशा जीत सच्चाई की होती है, और मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। ये लो पकड़ो। थैंक यू। यू वेलकम। ये क्या है? ये न्यूज है? इसे न्यूज कहते हैं? संजीवनी पार्क में लवर्स। तुम चाहते हो मैं इस पर आधे घंटे का प्रोग्राम बनाऊं? न्यूज बुलेटिन में डाल दिया, ब्रेकिंग न्यूज में डाल दिया, और नीचे के स्क्रोलिंग में भी डाल दिया। संजीवनी पार्क में लवर्स, लवर्स इन संजीवनी पार्क। हमें सिर्फ टीआरपी रेटिंग्स नहीं चाहिए, सेंसेशनल सोशल इश्यूज ढूंढ के लाओ और फिर उन पर कोई प्रोग्राम बनाओ। हजारों लोगों के ना जाने कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पर प्रोग्राम बनाओ। हरिनी ने बनाया है समाज के सबसे खतरनाक एलिमेंट्स। इसने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया, समझी तुम? कुछ इस तरह का बनाओ। आजकल अगर एक चैनल किसी पॉलिटिशियन की बुराई करता है तो दूसरा उसको सपोर्ट करता है। इससे क्या हो रहा है? लोग ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहे हैं। आजकल के चैनल्स अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठे हैं। अब जेन्युइन न्यूज तो कहीं दिखती ही नहीं है जो लोगों की आंखें खोले। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली न्यूज चाहिए। टीआरपी रेटिंग तो अपने आप बढ़ जाएगी। हरिनी, तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा था, पर इतना ही काफी नहीं। कुछ नया प्रोग्राम बना रही हो? हाँ सर, मेरी रिसर्च जारी है। फाइन, गेट गोइंग। सूर्य प्रकाश बोल रहा हूं। वो हमें स्क्रोलिंग बंद करने की धमकी दे रहा है। अब हम हाफ एन आवर स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे, उसे जो करना है कर ले। ये रहा तुम्हारा मून बस नमूना है। उधर है मेरी प्रॉपर्टी, वहाँ सेंटर में। हाँ वहाँ सेंटर में। फर्स्ट प्रॉपर्टी चाटा के लिए, दूसरी प्रॉपर्टी खंबानी के लिए, और तीसरा पता है किसके लिए? बिरला के लिए? नहीं, वो मेरी रानी के लिए। अरे और बाकी लोगों के प्लॉट्स कहाँ है सर? ये जमीन खत्म हो गई इसलिए बाकियों ने चांद में प्लॉट खरीदा। अच्छा। और ये वाला प्लॉट है डीजे ढालिया के लिए। सच में? हाँ। तो मुझे बस उसके बगल में एक प्लॉट चाहिए सर। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। शीलबर्ग को बहुत बुरा लग जाएगा। वो डॉलर में पेमेंट कर रहा है। पाउंड्स में करता हूँ सर। पाउंड में करोगे? पता है 1 स्क्वायर यार्ड 3 लाख रुपए का। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं 10 लाख देने को तैयार हूँ। तुम बिजनेस क्या करते हो? एल्बम बिजनेस में हूँ सर। ये कैसा बिजनेस है? मेरे एल्बम में अच्छी अच्छी लड़कियों के फोटोज रहते हैं सर। वो सब छोड़ दो सर, हम बाद में बात करेंगे। अभी एडवांस में कितना? ठीक है, मुझे 20 दे दो। अरे 20 ही तो लाया हूँ मैं सर। तुम एक्टिंग करते हो क्या? क्यों, मुझे कोई काम दिला रहे हो आप? यहाँ पे फ्री में शूट कर सकते हो इसलिए। तो अगला एल्बम यही शूट करता हूँ मैं। ये देखो सर, बैग बिल्कुल फ्री में। और तुम्हारे प्लॉट पे सारे पत्थर फ्री है। बैठ जाइए सर। प्लीज मुझे पानी। आनंद, थोड़ा पानी लाना। लीजिए सर।
तो कहिए सर। बेटे, तुम तकरीबन 30-35 साल के होंगे। हाँ सर। मतलब मैं तुमसे 30 साल बड़ा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे मेरी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। क्या मुझे मिल सकती है बेटा? आपका डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं? 1947। रजिस्टर में चेक करो बेटा। अरे मास्टर जी, इतना पुराना सर्टिफिकेट मिलना तो नामुमकिन है। ये बहुत जरूरी है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। बिना इसके मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। मास्टर जी, मेरे पास और एक तरीका है। हाँ? आप मुझे सिर्फ 1000 रुपए दे दीजिए और मैं आपको भगवान, एलिजाबेथ टेलर, महात्मा गांधी या फिर किसी और का भी सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। क्या नकली सर्टिफिकेट्स पे कोई इंक्वायरी नहीं होती बेटा? इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि कितने पैसे लिए, क्योंकि उनको इसमें से खुद का भी शेयर चाहिए। अच्छा, तो रिश्वत देनी ही पड़ेगी। यहाँ तो भगवान को भी पैसे देने पड़ते हैं। ये स्वतंत्र भारत देश जो ठहरा। मैं तो ये भूल ही गया था कि मैं जहाँ रहता हूँ मेरा स्वतंत्र भारत देश है। मैं तो भूल ही गया था कि स्वतंत्र देश ने रिश्वत के सामने बहुत पहले ही घुटने टेक दिए थे। मुझे गर्व था कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए चक्कर काट काट के मुझे पता चला है कि देश को अभी आजाद होना बाकी है। आजाद होना बाकी है। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप बता सकते हैं अंदर क्या चल रहा है? मेरे सीनियर ऑफिसर आप लोगों को बताएंगे। अब भी हमारी सर्च जारी है और अब तक हमें करोड़ों का सामान मिला है। अभी पूरा घर ढूंढना बाकी है। जैसे ही सर्च खत्म होती है हम आपको जानकारी दे देंगे। ये मेरे दुश्मनों की मेरे खिलाफ एक साजिश है। ये सारी चीजें मैंने अपने पैसों से कमाई है। साइन कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। आई एम सॉरी सर, लेकिन हमें आपको भी चेक करना होगा। क्या ये जरूरी है? बस एक फॉर्मेलिटी है सर, जरूरी है। एसीबी ने जो मेरी प्रॉपर्टी सील की है मैं उसके अकाउंट्स तो बता सकता हूँ, लेकिन उनके पास जो पेन ड्राइव है उसमें जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो मुझे मुश्किल में डाल सकता है। हमें डिटेल से भरा पेन ड्राइव जल्द से जल्द वापस हासिल करना होगा। धर्मा तेजा साहब के बहुत पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं जानता हूँ। वो आसानी से छूट सकते हैं और तुम्हारे ऑफिसर को निकलवा सकते हैं। जानता हूँ, लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड्स पर है। अगर हम कानून बदल सकते हैं तो रिकॉर्ड्स नहीं बदल सकते। पॉइंट है। रेड के दौरान जितनी भी चीजें जब्त की गई उनमें से एक थी जो धर्म तेजा के पैजामे से निकला था, एक पेन ड्राइव है। उस पेन ड्राइव में काफी कुछ है। अगर तुम मुझे वो वापस दे दो तो वापस दे दो तो तुम्हें मिलेंगे 1 करोड़। क्या सर? मैं भी एक आम आदमी हूँ। लेकिन आप अपनी ड्यूटी भूल गए। इसी वजह से मुझे 2 करोड़ मिले हैं। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें शेयर दे सकता हूँ। Damn it! आखिर तुमने कर दिखाया। जब मैंने 2 करोड़ बोला तो उस ऑफिसर का मुंह खुल गया। सर, मैंने अब तक हिसाब नहीं लगाया था कि मैंने आज तक कितने पैसे कमाए हैं। एसीबी के रेट के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास कुल मिला के कुछ 100 करोड़ की संपत्ति है। जो कुछ भी हो, हमें अपना पेन ड्राइव वापस मिल गया। सुरेखा, हाँ, हमारी चाय अब तक नहीं आई। लाती हूँ। उमा, इधर आओ। क्या हुआ बेटी? मुझे स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों?
स्कूल में सब लोग कहते हैं कि आप रिश्वत खाते हो, आप रिश्वतखोर हो। वो बेवकूफ है, उन सबको क्या बता कि आखिर मैं क्या करता हूँ। लेकिन डैडी मुझे ये बताइए, क्या दूसरों के पैसे लेना जरूरी है? काश मैं यहाँ पैदा ही नहीं हुई होती। चुप बैठो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने डैडी के साथ ऐसे बात करने की? अंदर जाओ। गनी, मुझ पे से इल्जाम निकालना होगा। मेरा सस्पेंशन कैंसिल करवाओ, अपने सारे तरीके इस्तेमाल करो, सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। मदर टेरेसा सेवा केंद्र कार कंपनियों को और सॉफ्टवेयर कंपनियों को भी हम अपनी जमीन नहीं दे रहे। मैं तुमको फ्री में क्यों दूं? सोशल सर्विस सर, 10 करोड़ तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा है? मुझे सब पता है कि तुम इस सोशल सर्विस के नाम पे कितना इनडायरेक्ट पैसा कमा रहे हो। मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूं और मुझे पता है सोशल सर्विस में कितना पैसा है। जाकर मेरे पीए से बात करो। सर। हाँ? नमस्ते सर। आओ गनी, बहुत दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ। बैठो बैठो, आराम से बैठो। तो अब बताओ गनी, किस काम से यहाँ आना हुआ? एसीबी ने धर्मा तेजा के घर रेड डाली, उनका सस्पेंशन रोकना है। उसके घर से कुछ 20 करोड़ बरामद हुए हैं, भला मैं उसका सस्पेंशन कैसे रोक सकता हूँ? सर, वो उन सारे पैसों के सही अकाउंट्स दिखाने को तैयार हैं। लीगल प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी सर, अगर आप चाहें तो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पार्टी वालों को मैनेज करना होगा। उनके घर पहले ही पैसा पहुंचा दिया सर। तुम बहुत स्मार्ट हो गनी। थैंक यू सर। सीएम भी हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सस्पेंशन कैंसिल करने की फाइल सिर्फ और सिर्फ कंसर्न मिनिस्टर के ऑफिस से ही आनी चाहिए। तो आप उनसे बात कर सकते हैं ना? डैडी से तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन दूसरे ऑफिसर्स को तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, पता है ना? आपका काम आसान करने के लिए मैं एक गेट टुगेदर की तैयारी करता हूँ। ओके ओके, फिर तो समझिए आपका काम हो गया। थैंक यू वेरी मच। हम वही करेंगे जो तुम्हारे डैडी कहेंगे। उनको मेरे वेल विशेस देना। चलता हूँ। सर पोस्ट। हाँ, इधर लाओ। सर क्या इसके बदले में कुछ सर समझ गया सर, कुछ नहीं। चिट्ठी में क्या लिखा है? हाँ, मेरे पेंशन सैंक्शन हो गई, डिमांड ड्राफ्ट भेजा है। इतने सालों के बाद अब हमारी मुश्किलें खत्म हुई। लक्ष्मी जी, मेरी शर्ट लेकर आ। मेरा पेट देखो जरा, कुछ ज्यादा ही बढ़ गया क्या? दूसरों के पैसे से बढ़ा पेट आसानी से कम नहीं होता। सिद्धू, नीचे कब आ रहे हो? आ रहा हूँ मम्मी। मास्टर जी आप अंदर आइए। नमस्ते मास्टर जी। लगता है आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हम लोग बस थोड़ा बाहर शॉपिंग करने जा रहे थे। कोई खास वजह? हमारे बेटे को ड्राइंग कंपटीशन में नेशनल अवार्ड मिला है, इसी वजह से। कहाँ है तुम्हारा बेटा? सिद्धू, वो तैयार हो रहा है, आप बैठिए। हाँ। मैं उसे लेकर आती हूँ। मास्टर जी बैठे ना। तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई क्या? ये तो मेरा फर्ज था मास्टर जी। तुम्हारे फर्ज की जीत हुई, लेकिन मेरे असूलों की हार। ये कोई सरकार के भेजे हुए पेंशन के पैसे नहीं है, और ना ही मेरे इतने सालों के नौकरी का नतीजा। मुझसे सीखे हुए बहुत से बच्चे जो आज IAS और IPS ऑफिसर बन चुके हैं, उन लोगों की वजह से ये ड्राफ्ट नहीं मिला है, बल्कि ये सारे लोग एक दलाल की बातों की इज्जत करते हैं, मास्टर की नहीं। मैं खुदकुशी करना पसंद करूंगा गणपति, लेकिन ऐसे गंदे पैसों को हाथ भी लगाना पसंद नहीं करूंगा। ठीक। देखो गणपति, इन सरकारी लोगों ने जो भी मेरे साथ किया है वो बहुत गलत है, लेकिन आज जो तुमने किया मुझे ठेस पहुंची, मेरी अंतरात्मा को इससे गहरी चोट पहुंची। अगर तुम्हें फर्ज निभाना था
तो फिर तुम मेरा साथ देते, ना कि भ्रष्टाचार का बेटे। क्या हुआ आपको? मास्टर जी कहाँ गए? और ये क्या है? उनको रिटायर हुए 5 साल हो गए थे और अब तक उनकी पेंशन सैंक्शन नहीं हुई थी। उस दिन मुझे मिले थे, ये सारी बातें बताई, मैंने थोड़ी मदद कर दी। हाँ। और खैर छोड़ो। कहाँ जाना है भाव? कला निकेतन चलो। कला निकेतन नहीं, पहले टॉय शॉप चलते हैं। टॉय शॉप बाद में चलेंगे, पहले कला निकेतन पहले चलो। टॉय शॉप जाना है। अरे पहले कला निकेतन चलते हैं, फिर नीचे आते समय तो टॉय फिर मैं शॉप कला चलेंगे। निकेतन मॉल में नहीं आऊंगा। इसकी वीडियो गेम की वजह से ये कहीं नहीं आएगा। तुमने वीडियो गेम क्यों लाने दी मैंने इसको? कहा था, इसने मेरी बात नहीं सुनी। ईश्वर, तुम यही सिद्धू के साथ रहना। हाँ भाव। उसे जो कुछ भी चाहिए सब ले लो। सब ले लेंगे। डिस्काउंट की चिंता मत करना। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लो और मुझे काउंटर पे मिलो। ओके। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की वाइफ ने जो ड्रेस सेलेक्ट की थी वो तैयार है? हाँ सर तैयार है, इस तरफ आइए। ठीक है सर, बैठिए सर। बाबू, मैडम ने ड्रेस सिलेक्ट किया था, वो जरा लेके आना। मुझे वो वाली दिखाइए। कितना हुआ? 4,07,000 सर। 4,07,000? इतने में तो कोई बड़ी गाड़ी खरीद सकता है। सीता अरोरा डिजाइन सर। ये लोग आके कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, आखिर पैसा इनका थोड़ी है। हेलो सर नमस्ते सर। बोलो गनी। मैं अभी कला निकेतन में हूँ सर। इधर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की वाइफ ने ड्रेस सेलेक्ट की थी सर, मैं वही लेने आया हूँ सर। तो प्रॉब्लम क्या है? कितने का है? 4,07,000 की सर। उन्होंने सेलेक्ट किया है क्योंकि उन्हें पैसे नहीं भरने। उन्होंने आपका सस्पेंशन कैंसिल करने में मदद की थी सर। ठीक है ले लो। ओके सर। ये लीजिए सर। ईश्वर, बैग्स लेने अंदर आ जाओ। थैंक यू सर। यस। मम्मी, डैडी, मम्मी, डैडी। ईश्वर इधर आ। हाँ सर। ये पैसे ले ले और ले जाकर इसे कैश काउंटर पर दे दे। ठीक है सर। इस पेंटिंग का ये मतलब है कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी नहीं फलता। श्रुति, शांति रखो, कुछ नहीं हुआ है। शांति रखो श्रुति। शांत। इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है? जैमन इंडिया भाऊ। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम ही ने उनकी मदद की। फाइल तो आपकी क्लियर हो गई, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डिंग बनाते से ही ढह जाए। आप बच्चे के रिलेटिव्स हैं? जी मैं उसका अंकल। मेरे साथ है। जी। हेलो। हाँ सर। भाऊ, जैमन इंडिया के चेयरमैन का फोन था। ऑपोजिशन लीडर नारायण रेड्डी फ्लाईओवर टूटने की वजह से उन पर एक्शन ले रहे हैं। चेयरमैन चाहते हैं कि आप उनसे बात करो और मामले को सेटल करो। फोन लगाओ। हाँ, किसे? नारायण रेड्डी को। रिंग बज रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो सर, गणपति जी बात करना चाहते हैं। हाँ।
भाऊ, नारायण रेड्डी फोन पर है। नमस्ते सर। हाँ बोलोगा नहीं। जो फ्लाईओवर का एक्सीडेंट हुआ है सर, उस केस को जाने दीजिए ना प्लीज। हम ये कैसे कर सकते हैं गनी? हमें रूलिंग पार्टी को नीचा दिखाने का इतना अच्छा मौका जो मिला है। कॉन्ट्रैक्टर 10 लाख देने को तैयार है सर। उस एक्सीडेंट में एक छोटा सा लड़का भी मर गया है ना? वो मेरा बेटा है सर। ओह सॉरी गनी, हम बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये क्या हो गया भाऊ? मेरा बेटा भाऊ। शांति रखो। मेरा बेटा भाऊ। सब्र करो बेटा, मैं किसी काम से दिल्ली गया था। समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे तसल्ली दूं। हाँ बेटी, सिर्फ वक्त के साथ ही तुम्हारा दर्द कम होगा। हम और कुछ नहीं कर सकते। बेटा प्लीज कुछ खा लो, प्लीज खा लो। जाओ जाकर कुछ लेकर आओ। हाँ सुनो सुनो, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं जब तक तुम खाना नहीं खा लेते। हाँ उठो उठो। ऐसा लग रहा है कि आपको सारी किस्म की बीमारियां हो गई हैं। आप इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? मेरी पत्नी को पैसों का लालच है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसी के पापों की सजा मैं भर रहा हूँ। क्या बड़े लोगों को तो ऐसी बीमारियां होना आम बात है, लेकिन लोग हंसेंगे और कहेंगे कि ऑफिसर होने के बावजूद तुम पैसा ही नहीं कमा पा रहे हो। डॉक्टर साहब आप ही समझाइए। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ? मेरा साला इन्हीं के ऑफिस में काम करता था। हाँ? लेकिन आपके पति ने उसे उसकी जॉब से सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो रिश्वत लेता था। मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा मैडम। अगर आप उसका सस्पेंशन रुकवा दें तो। 1 मिनट मैडम। ये लो, इस पे साइन कर दो। मैं नहीं करूँगा। नहीं करोगे? नहीं करूँगा। रात को भी नहीं करोगे? अब मैं थक चुका हूँ। साइन कर दो ना। करना जरूरी है। बहुत जरूरी। डॉक्टर पेन देना। हाँ ये लीजिए। ये लीजिए। वैसे तुम्हारी कमजोरी है और फिलहाल मैं कमजोर हो रहा हूँ। हम ऐसे यहाँ खड़े नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बिल्कुल सही कहा भाई। जरा यहाँ आओ। वो और कितने दिनों तक शौक मनाएगा? हमने गणपति पर विश्वास किया, उसे काम से पहले ही पैसे दिए। अभी वो इंजीनियर साइन करने से मना कर रहा है, कहता है उससे बात करने के बाद ही साइन करेगा। मेरी भी यही प्रॉब्लम है। मुझे कहा था कि वो मर्डर केस संभाल लेंगे और पुलिस से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। के कहने पर मैं रजिस्ट्रार को 10 लाख रुपए दे आया। अभी मैं जाके पूछता हूँ तो कहता है गणपति से बात नहीं हुई। ये क्या बोल रहे? ब्रोकर्स को जज्बात नहीं होते क्या? उनके सीने में दिल नहीं होता? अरे गणपति का बेटा मर गया यार, उन्हें कुछ दिन तो अपने बेटे का मातम मनाने दो, बाद में वो सब कुछ ठीक कर देंगे। पर तुम्हें किसी की पड़ी ही नहीं है, सिर्फ अपने काम का देखते हो। पत्थर दिल कहेंगे। आपके लालच ने आखिरकार हमारे बेटे को ही मार दिया और अब जिंदगी भर ये पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। चलो खा लो, खाओ ना, खा लो। अगर
आपने फोन उठाया तो मैं मर जाऊंगी। ये बताइए कि ऊपर टीवी और सेल फोन चलते आप हैं? बहुत खुशनसीब हो सर। आपके प्लॉट के लेफ्ट साइड में एक सैटेलाइट स्टेशन है और राइट साइड में एक स्पेस स्टेशन है। अभी तो आप खुश हो। दोनों स्टेशंस आपके प्लॉट से बस कुछ ही किलोमीटर दूर हैं। सच कहूँ तो मेरा अभी के अभी चांद पर जाने का मन कर रहा है। क्या मैं इस जन्म में चांद पर जा पाऊंगा? ये तो आपके नसीब पे है सर। तो फिर मैं ये जमीन क्यों खरीदूं? बेवकूफी। क्या? सर मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जमीन अगर आप नहीं लेंगे तो बेवकूफी होगी। इस जमीन का फायदा आपको और आपके बच्चों के बच्चों को होगा सर। एक बात बताइए कि आप मरने के बाद अपने पैसे अपने साथ ले जाएंगे, अपने बच्चों को ही देंगे, वैसे ही ये प्रॉपर्टी भी। लॉजिक तो है। हम मरने के बाद साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। हाँ, सही कहा। मुझे ये पैसा कहीं इन्वेस्ट तो करना ही होगा। क्या वहाँ ऊपर भी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे होते हैं? चांद पर अभी तक कोई माफिया मौजूद नहीं है सर। मतलब वहाँ पर मेरी जमीन सुरक्षित रहेगी। थैंक यू। लगता है ये बुड्ढा तो बहुत ही अमीर है। इसके पास तो बैग भर के पैसे होंगे। ये रहा आपका एडवांस। थैंक यू सर। अबे ये आपने चिमटी क्यों काटी सर? ताकि आपको ये डील याद रहे। अच्छा, इसने 10 लाख के लिए चिमटी काटी। पता नहीं बाकी के पैसे देते समय क्या करेगा। अरे फोन आ रहा है। हेलो, ओह क्या आपको मार्स पर जमीन खरीदनी है? देखिए वो तो हम चांद की जमीन बिकने के बाद ही बेचेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास वीनस पर एक प्लॉट है। ओके ओके। बेवकूफ बेवकूफ, बड़े बड़े बेवकूफ। मुझे नहीं पीनी। अरे कुछ नहीं है इसमें। अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्टर की मदद नहीं करता तो वो फ्लाईओवर नहीं गिरता और मेरा सिद्धू मेरे साथ होता। आप नहीं समझोगे भाव। अरे जब किसी को बेटा पैदा होता है और आतंकवादी बन जाता है, संसार में बुरे काम करने लगता है, बेचारे बेगुनाह लोगों को मारता है, तो क्या तुम डॉक्टर को गुनहगार कहोगे? हाँ? मुझे नहीं लगता मुझे आगे ब्रोकर का काम करना चाहिए। अरे गनी, भले ही ब्रोकर ये नाम सुनने में गलत लगता है, लेकिन इस काम में कोई बुराई नहीं है। मैं समझाता हूँ। किसी शादी को जोड़ने या तोड़ने के लिए या दो लोगों के बीच समझौता कराने के लिए, यानी सारे सेटलमेंट के लिए और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बात दबाने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। प्लॉट खरीदते समय, अपने लिए फ्लैट खरीदते समय, किसी से फाइनेंस करवाने के लिए, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाने के लिए, किसी भी जमीन को बेचने के लिए ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। और आजकल तो हॉस्पिटल में भी एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है जो तुम्हारे लिए मेडिसिन, खून और किडनी का बंदोबस्त करता है। वो तुम्हारे लिए सही सर्टिफिकेट्स लेकर आता है। और सरकारी दुनिया में तो ऐसे लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और तुम ये काम छोड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। आज के जमाने में राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यानी हर डॉक्यूमेंट के लिए ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। बिना ब्रोकर के तुम्हें कोई ऑफिस के अंदर भी नहीं लेता। समझ गए? गनी, बिना पहिए के गाड़ी चल सकती है, बिना पानी अनाज उग सकता है, लेकिन ब्रोकर के बिना ये सरकार आसानी से नहीं चल सकती। बैठो। तुम गम में खाना खाना छोड़ सकते हो, लेकिन जो काम तुम्हें रोजी रोटी देता है तुम उसे हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये लो, पियो। उदास होने पर तुम शराब पी सकते हो, लेकिन फैसले में जल्दी मत करना। लो पियो, चलो पियो। आखिर तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? मेरे साथ हो तो टेंशन दूर रखो। हेलो, तुमसे बोल रही हूँ। क्या तुम आइसक्रीम खाओगी? मैं यहाँ आइसक्रीम खाने नहीं आई हूँ। तो फिर? मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे शादी के बारे में बात करनी है। जल्दी क्या है हरिणी? हाय हरिणी। हाय सुजाता, कैसी हो? अच्छी हूँ। ये तुम्हारे पति है? होने वाले तो हैं, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। ठीक है, बाय। मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं। देखा, लोग सोचने लगे हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। सच में? वो मुझसे 2 साल छोटी है और वो शादी के 1 महीने बाद ही प्रेग्नेंट भी हो गई। प्रेग्नेंट हो गई? वो कैसे? सूर्य, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बस शांति रखो। चलो जाकर अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। चलो पहले मेरी माँ से बात करते हैं, ओके? लेकिन बीच में ये लेकिन क्यों? तुम शादी के महीने बाद प्रेग्नेंट मत होना। तो फिर? 1 हफ्ते में ही प्रेग्नेंट हो जाना। उस दुबई कंपनी के लिए हमें वो अनाथ आश्रम खाली करवाना है।
हाँ, अगर जगह खाली करवा दी तो वो लोग हमें उनके 5 स्टार होटल में पार्टनरशिप देंगे। तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। हमें पता है, इसीलिए तो हम सीधे तुमसे बात कर रहे हैं। उन्हें बाद में पता चली जाएगा। इस अनाथ आश्रम और उसके बच्चों से उन्हें बहुत ही ज्यादा लगाव है। वो पैसा देते हैं वहाँ पर और बहुत सारा वक्त गुजारते हैं। वहाँ के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। हम इन्हीं बच्चों के लिए बिल्कुल वैसा ही शहर के बाहर एक बहुत अच्छा ऑर्फनेज बना सकते हैं। चलो आप इस जगह को जल्दी से खाली कर दो ताकि हम हमारे ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर दें। मैं भाव को बिल्कुल धोखा नहीं दे सकता, सॉरी। अरे ये क्या बात हुई? सर, एक आदमी ने धोखा देकर हमें नकली जमीन बेच दी और उसने हमसे एडवांस में बहुत पैसे लिए हैं सर। सर, उसे ढूंढकर हमारा पैसा वापस दिला दीजिए सर। उनकी कोई ऑफिस है? उसका तो कोई ऑफिस भी नहीं है सर। वो तो बस रास्ते पर खड़ा रहकर बात करता है। अगर आपके पास उसकी कोई डिटेल्स नहीं है तो मैं ये केस रजिस्टर कैसे कर सकता हूँ? ये समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको पता है जमीन कहाँ पर है? चंदा मामा पर है। मून पे सर। चांद पे है सर। चांद पे? सही कहा सर। तुमने जगह देखी थी? नहीं देखी थी सर। मैं तुम सबको मार के चांद पे भेज दूंगा। इस बेवकूफी के लिए तुम पैसे कैसे दे सकते हो? हाँ, चांद पर जाकर कंप्लेंट लिखाओ। वो मेरा एरिया नहीं है, जाओ। सर, हमारी मदद कीजिए ना। मैं जानता हूँ कि एक आप ही हैं जो केस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज मदद कीजिए ना सर। बिना किसी जानकारी के हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं, बताओ? आइडिया सर, मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर है, आप उससे बात कीजिए। ठीक है, फोन लगाओ। रिंग बज रही है, रिंग बज रही है। हाँ, तुम उसे अपना नाम मत बताना। हाँ, मैं जानता हूँ ये, समझे? हेलो सर, मैं बॉबी बात कर रहा हूँ सर। कौन गोभी? सर, नाम गोभी नहीं, बॉबी है। मुझे चांद पर एक प्लॉट खरीदना है, उसी सिलसिले में आपसे मिलना है। सॉरी ब्रदर, यू आर टू लेट। सारे प्लॉट्स बिक चुके हैं, अभी कोई जगह नहीं। इसने नाम तो बदल लिया लेकिन आवाज नहीं बदली। उसने तुम्हारी आवाज पहचान ली होगी। अब तुम ट्राई करो। मुझे दे। हेलो, नमस्ते साहब, आदाबर है और कोड़े वर से। मुझे आपसे चांद पर जमीन खरीदने के सिलसिले में बात करनी थी सर। मेरी 2 बेगम हैं, मुझे उनको ये जमीन गिफ्ट करनी है। वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। ओहो, तो फिर मैं आपको कहाँ मिल सकता हूँ सर? फिलहाल मेरे पास पैसे तैयार हैं सर। सॉरी भाई साहब, मेरा आज के दिन काफी बिजी है, बाद में मिलेंगे। फोन रख दे नीचे। इस बेवकूफ ने अपनी आवाज तो बदल ली लेकिन फोन नंबर बदलना भूल गया। वो हमें पहचान रहा है क्योंकि हम उसे एक ही नंबर से फोन कर रहे हैं। सर, आप अपने नंबर से फोन कीजिए। नंबर दो उसका। अभी लैंडलाइन से फोन करें। ये सोच रहे हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। हेलो। अरे भाई साहब, चिल्ला क्यों रहे हो? असल में मैं बहुत दूर आ गया हूँ, इसलिए मुझे चिल्लाकर बात करनी पड़ रही है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बताओ कि तुम्हें क्या काम था। बात ये है कि मुझे चांद पे जमीन खरीदनी है। सॉरी भाई साहब, मैं अभी चांद पर ही हूँ। सेकंड वेंचर लेआउट की प्लानिंग कर रहा हूँ, इसलिए बहुत बिजी हूँ। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स का 1 लाख रुपया होता है, समझ गए? 1 लाख? पर क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये कोई STD ISD नहीं है, यहाँ पर IPSD है। मतलब? इंटरप्लैनेटरी सब्सक्राइबर्स डायलिंग। वहाँ पर सेलफोन टावर्स हैं, आप जानते ही हो ना। यहाँ पे सेलफोन टावर की जरूरत नहीं पड़ती है, चारों तरफ सैटेलाइट जो है। क्या हुआ? सर पर एक सैटेलाइट लग गया। चल अभी फोन रख दे शाने, मैं तुम लोगों की चाल अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुम्हें पैसा वापस नहीं मिलेगा, उम्मीद छोड़ दो। सर! तुम लोग पागल हो क्या? हाँ, चांद खरीदने चले? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम लोगों की वजह से ही चोरों को बढ़ावा मिलता है। जाओ यहाँ से, जाओ। कहाँ से आ जाते हैं बेवकूफ कहीं के। हेलो गणपति जी, मैं CM का PA गोपाल बात कर रहा हूँ सर। हाँ गोपाल जी, बोलिए। धर्म तेजा के सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करने के लिए हमें अब तक एक भी पैसा नहीं मिला है। 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। CM साहब ने मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहा। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके। हेलो, मैं गणपति बोल रहा हूँ सर। हाँ गणी, बोलो। आप कहाँ हैं सर? इमेज गार्डन्स पे। मैं आपसे मिल सकता हूँ सर? हाँ, आ जाओ। इमेज गार्डन्स चलो। डॉक्टर, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। इलाज अच्छा होना चाहिए। इनकी कंडीशन के बारे में मुझे हर 2 मिनट में अपडेट कर। ठीक है सर। सर आओ गणी। आप यहाँ सर? सॉरी गणी, तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। कोई बात नहीं सर। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? तुम भी चौंक गए? बताता हूं, चलो। इन दिनों मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। बस 1 ही मिनट में मौत के भय से मैं अचानक बदल गया।
उस दिन जब मैं दिल्ली से हैदराबाद फ्लाइट में आ रहा था, कैप्टन ने कहा कि फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। नतीजा यह हुआ कि फ्लाइट की स्पीड धीरे धीरे कम होती गई। प्लेन में बैठे सब लोग बहुत डर रहे थे। सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। तभी मेरी आंखों के सामने मेरी सारी की सारी जिंदगी एक फिल्म की तरह घूम गई और मुझे दिखे मेरे किए हुए वो अन्याय, पाप और भी बहुत सारी बुरी चीजें। अगर सच कहूं तो मुझे एक भी चीज अच्छी नहीं दिखी। मैं बहुत डर गया। ये डर मौत के डर से भी बहुत ज्यादा डरावना था। जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं, तभी मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा, बस मुझे एक चांस और दे दो, फिर देखना। तभी अचानक वो फ्लाइट ठीक होके वापस उड़ने लगी और फिर देखो, सच में मैं जिंदा बच गया। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझे और एक मौका दिया। गणी, इस बार मुझे कुछ अच्छे काम करने थे, इसीलिए तुम मुझ में ये बदलाव देख पा रहे हो और इसीलिए मैंने काम से भी छुट्टी ले ली और सोचा कि मुझे इस समाज के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा, लोगों का अच्छा करना होगा। इसीलिए मैंने ये हेल्थ कैंप सब जगह शुरू करवाए। मैं सच में बदल गया और गनी, मुझे गलती सुधारने का मौका मिला। मतलब यह कि पिछले कुछ महीनों से मुझे पकड़े जाने का जो डर था वो इसलिए था क्योंकि मैं लोगों से बड़ी बड़ी रिश्वतें तो ले रहा था, लेकिन खर्च करने से डरता था। मैं इतना सारा पैसा अपने नाम पर भी नहीं कर पा रहा था। मैं इस बेईमानी की जिंदगी से थक गया था। जब लोग पूरी तरह से ठीक होके जाते हैं और उन्हीं के मुंह से शुक्रिया सुनने में जो खुशी मिलती है वो करोड़ों रुपए से भी नहीं मिलती। खुदगर्ज बन के जीने को कभी भी जीना नहीं कहते, दूसरों के लिए जीने को ही जिंदगी कहते हैं। और खुदगर्जी तुम्हें कुछ ही दिनों की खुशी दे सकती है। वो चीता की खबर इतनी भी बुरी नहीं थी यार। उन्हें इससे अच्छा और क्या चाहिए? बात वो नहीं है श्रीनू, बॉस की एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं। आई थिंक ही इज लुकिंग फॉर समथिंग रियली बिग, जिससे हमारे समाज के लोगों को कुछ फायदा हो। लेकिन कैसे, ये समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम लोगों को एक सेंसेशनल न्यूज दे सकता हूँ। वो क्या है? एक करप्टेड ऑफिसर के बारे में। तुम लोग उसे आसानी से एक्सपोज कर सकते हो, मगर पहले एक ब्रोकर को एक्सपोज करो। इससे तुम ऑफिसर्स को एक्सपोज कर सकोगे। एक ब्रोकर को? यस, ब्रोकर्स। बिना ब्रोकर्स के हमारे देश में कुछ भी काम नहीं होता। तुम्हें एक बड़े ब्रोकर को एक्सपोज करना होगा, तभी तुम अपने बॉस की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकोगे। आई थिंक ही इज राइट हरिनी। यस। ओके, लेकिन ब्रोकर मिलेगा कहाँ? हेलो सर, दिल्ली से वीकेपी माथुर बात कर रहा हूँ सर। सर, उस ट्रांजैक्शन में बचे 5 करोड़ रुपए इधर के हवाला वालों के हाथ भिजवा रहा हूँ सर। ठीक है, सुना मैंने। और कुछ बोलना है? सर, एक नोट का नंबर बताइए ना सर। ये 1000 रुपए का नोट है। हाँ, लिखो भैया, लिखो। 624817। हाँ, लिख लिया सर। सर, जिसे आप पैसा लेने के लिए भेज रहे हो उसके बारे में कुछ बताइए। प्लीज 1 मिनट फोन होल्ड करना। ओके सर। अरे गनी, गनी। वो यहाँ नहीं है डैडी। अरे उसे बुलाओ, मुझे उसकी जरूरत है। तो डैडी, मुझे बोलो, मैं काम करता हूँ। तुम ये कैसे कर सकते हो? आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं ये संभाल सकता हूँ। सच में ये काम संभाल लोगे? बस एक मौका दो डैडी। रामाकृष्णन, मैं अपने बेटों को भेज रहा हूँ। ओके सर। क्या तुम उन्हें जानते हो? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सर। ये लो, जब तुम लोग उन्हें ये नोट दिखाओगे तभी वो लोग तुम्हें पैसा देंगे। ठीक है डैडी, चलते हैं। जोड़े। क्या हुआ? सब ठीक है ना? सर, इन लोगों के जाने के बाद DB9 की गाड़ी उनके पीछे गई है सर। सच में? क्या तुमने उन्हें इस बारे में बताया? वो दोनों अपने मोबाइल गाड़ी में ही भूल गए सर। कोई जल्दी गनी को बुलाओ। जूम इन।
ये क्या? हाँ, तुम लोग इधर भी पहुंच गए? तुम लोग क्या हमारे बेडरूम में भी पहुंच जाओगे? हाँ, असल में ये चलो यहाँ से चलो। मीडिया के साथ ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आगे कैसे हो? कुछ हुआ तो नहीं ना? है? आज अगर तुम सही समय पर पहुंच के सब संभाल नहीं लेते तो मैं आज सबके सामने एक्सपोज हो जाता और सब मुझे हवाला मिनिस्टर कहते। अरे गनी, आज तुम्हारी वजह से ही मेरे दोनों बच्चे बच गए। तुम्हारी वजह से मैं भी बच गया। ये तो मेरा फर्ज था भाऊ। अरे 2 महीने से ज्यादा हो गए, पैसे भी पूरे लिए थे तुमने, लेकिन अब तक हमारा काम नहीं हुआ। अरे मैंने कहा ना आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। वो सब छोड़ो, हमारा एडवांस हमें वापस कर दो। हम अच्छे से कह रहे हैं, हमारा पैसा वापस दे दो। अभी क्या अभी? और कितने लोगों को मारोगे तुम? क्या हुआ तुम्हें? ओह, जैसे तुम्हें पता ही नहीं। क्या बोल रही हो तुम? मास्टर जी मर गए। उन्होंने खुद को फांसी लगा ली और इसकी वजह तुम हो। तुमने ही उनके पेंशन के लिए ऑफिसर्स को रिश्वत दी और उस भले आदमी से ये बेइज्जती सहन नहीं हुई। तुमने उनका काम करवाने के लिए भी बेईमानी का रास्ता चुना, इसलिए तुम्हारे पापों की सजा भी उन्हें मिली। पिछले 5 साल से वो दफ्तरों में चक्कर खा रहे थे अपनी पेंशन निकलवाने के लिए, और मैंने इसमें थोड़ी सी मदद कर दी तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया? उन्हें इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन समाज में तुमने उनका नाम खराब कर दिया। तुमने उनके नाम के साथ रिश्वत को जोड़ दिया। तुमने उनसे उनकी ईमानदारी को छीन लिया। वो तुम्हारी तरह एक रिश्वतखोर और बेईमान ब्रोकर नहीं थे। बस भी करो, मैंने उनसे कोई कमीशन नहीं लिया। मैं उनको और उनकी पत्नी को बचपन से जानता हूं। जिस आदमी ने मुझे बचपन में पढ़ाया उसको पेंशन नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि थोड़ी मदद कर दो उनकी, और अगर ये करना पाप है तो मैं हूं पापी। बस करो। बोलो चिना, मैं अभी आता हूं। అవసరానికి ఒకడు వాణ్ణి తొప్పే తొక్కడు వీళ్ళ ఇద్దరి మధ్య ఓ బ్రోకర్ సొమ్ము విసిలే తొక్కడు అమ్ముడయ్యే తొక్కడు మధ్య నలిగే వాళ్ళే నువ్వు నేను మనమంతా ఒక వంకర తిన్నగైతే కాదురా गवर्नमेंट मुझे सस्पेंड करने वाली है। प्लीज मेरा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवा दीजिए। जल्दी ही कुछ कीजिए, वरना ये लोग मुझे डिसमिस कर देंगे। तुमने किया क्या था? सर, मैंने गलती से डिपार्टमेंट में कुछ मरे हुए लोगों का पेंशन बना दिया। ये गलती हुई मुझसे। मतलब वो लोग मरे नहीं हैं? असल में बात यह है कि मैंने कुछ नकली नाम रजिस्टर करवाए और उन लोगों के नाम पर बहुत सारे पैसे निकाल लिए। इसके बारे में सीनियर्स को पता चल गया। अभी वो मुझे निकालना चाहते हैं। आप समझ गए ना? समझ गए। ఊరి కోసం రోడ్డులు వేసే రోజులు పోయాయి, రోడ్డు కోసం ఊళ్ళను మింగే రోజులు వచ్చాయి. ఎవరి మాట వారి కట్టు పంచుకుంటూ దొంగ నాయాళ్ళు, తల్లి పాలు తాగమంటే రొమ్ము కొరికే గలీజుగాళ్ళు. ఈ పత్తి కుక్కులు मैं जिला कलेक्टर का ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? मेरे ज़िले के एक स्कूल में हम हर रोज़ खाना देते हैं। वो स्कूल हमारे गांव में पिछले 12 सालों से है।
टीचर की फीस, स्कूल मेंटेनेंस और दोपहर के खाने का पैसा गवर्नमेंट देती है। कलेक्टर ये बंद करना चाहता है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर लूंगा और उसके बाद वो कलेक्टर कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो तो है, लेकिन फिर भी गनी, मैं और मेरे स्टाफ चाहते हैं कि उसका ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर में ज्यादा पैसा खर्च होगा, ये आसानी से हो जाएगा। तुम पैसे की फिक्र मत करो, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। सच बताओ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? सच कहूँ तो ऐसा कोई स्कूल है ही नहीं। ट्रांसफर ही सही है। तुम पैसे की बात करो। ठीक है बाबू, चलिए मेरे साथ। भाऊ, मैंने इन्हीं के बारे में बोला था। अरे बोलो ना। नमस्ते सर। हाँ। मेरी मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। जनरल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं ज्यादातर मेडिसिन मैं ही पहुंचाता हूं। हमारा पेमेंट 100% होता है, लेकिन सप्लाई 10% होता है। बचा हुआ 90% हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से लेकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक को देते हैं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता रहता है। सर, एक ऑफिसर हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। उसे कैसे भी हमारे रास्ते से दूर हटा दीजिए। कब से हमारा काम रुका पड़ा हुआ है। अगर सारे डिस्ट्रिक्ट वाले एक हो गए तो उसका ट्रांसफर पक्का है। तुम लोग ये जो सब कर रहे हो, मिनिस्टर को उसके बारे में पता है? सर, मिनिस्टर नहीं, इस ऑफिसर को अपॉइंट किया, इसीलिए ज्यादा उछल रहा है। अभी अभी उसने ड्यूटी ज्वाइन की है सर। कौन है ऑफिसर? भाऊ, हम इस ऑफिसर को जानते हैं, हम ये संभाल लेंगे। लेकिन इसके पैसे थोड़े ज्यादा होंगे। हाँ, कोई बात नहीं, जो भी आप कहोगे हम आपको दे देंगे। बस हमारा ये काम हो जाए तो हमारी नैया पार। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं ये संभालूंगा, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू सर। चिना, तुम इनसे सारी डिटेल्स। हाँ, मैं ले लेता हूँ। चलो। आजकल दवाइयों के बिजनेस में भी हेरा फेरी होती है। कमाल का पैसा है, थोड़ा एडवांस देना पड़ेगा। सच आग की तरह होता है। अब जो सच मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुतों की जिंदगियां जलाएगा, लेकिन साथ ही हमारे समाज को रोशन भी करेगा। आपने तहलका के स्टिंग ऑपरेशंस को तो देखा ही होगा। कल हम उससे भी ज्यादा भयंकर स्कैम्स को आपके सामने रखेंगे, तो आप सब तैयार हो जाइए। अब हम एक्सपोज करेंगे बड़े पॉलिटिशियंस को, जाने माने अधिकारियों और बिजनेसमैन को भी। हम उनका पर्दाफाश करेंगे हमारे चैनल TV 9 पर कल शाम को ठीक 6 बजे। डोंट मिस टू वॉच 6 PM लाइव विद सूर्य प्रकाश। नहीं करूंगा, मैं इस जाली डील पर कतई साइन नहीं करूंगा गणपति। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हम जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स गाली पाते हैं। हम मैडम से पहले ही बात कर चुके हैं। मैडम बोलो ना। आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है ये पूछती हो? ये बीज किसानों की सालों की मेहनत को बर्बाद कर देंगे। अगर वो 100 बीज डालेंगे तो उसमें से सिर्फ 40 उगेंगे। इससे उनका कितना नुकसान होगा, कभी सोचा है तुमने? पूछती है प्रॉब्लम क्या है। मैं ये सोचना भी नहीं चाहती, और तुम भी उन गरीबों के बारे में मत सोचना। इतने सालों से चुपचाप साइन करते थे, है ना? लेकिन अब मैंने कहा तो साइन नहीं करोगे। लेकिन मेरी बात तो सुनो। तुम चुप बैठो। इन्होंने हमें पैसे देने का वादा किया है, इतना पैसा कि मैं सोच भी नहीं सकती। और ये दुबई से सोना भेजेंगे, घूमने के लिए यूरोप भी भेजेंगे। सही कहा ना गनी? तुमने इतना सोना लाद रखा है, फिर भी ये काम है क्या? काफी नहीं है, तुम चुपचाप साइन करो। नहीं करूंगा। पक्का नहीं करोगे या करोगे? नहीं करूंगा। नहीं करोगे? करना जरूरी है, बहुत जरूरी। अब तो साइन कर दीजिए। डार्लिंग, तुम्हें सोना पसंद है और मुझे तुम पसंद हो। ये लो। ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? हाँ, तुम सोच रही हो कि ये सब मैं कब छोड़ूंगा? मैं एक शेर की सवारी कर रहा हूं, उतर नहीं सकता, नहीं उतर सकता। मैं जा रही हूँ। अगर मैं इस घर में एक भी मिनट और रुकी तो मेरे लिए इससे बड़ी बेइज्जती और नहीं होगी। श्रुति, एक और बात, हम दोनों के रिश्ते को बचाने और मुझे वापस बुलाने के लिए एक ब्रोकर को कभी मत भेजना। ये मुझे समझती क्यों नहीं है? आओ,
भाऊ भाऊ। हाँ हाँ मैं इतने दिन यहाँ नहीं आया क्योंकि भाभी को बुरा लगता। वो क्या है कि TV9 ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। सब कह रहे हैं बहुत बड़े फंसेंगे। हमें थोड़ी सावधानी से काम करना होगा। फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, जा तो अपना काम चलता। करप्शन के समंदर से लोगों को निकाल के आपके सामने रखेंगे वो लोग जो इस गंदे पानी में। ये लोग पब्लिसिटी तो काफी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन क्या पता प्रोग्राम इतना अच्छा होगा। क्या कहते हो? यस सर, ये लोग हर रोज यही बताते हैं। करेक्ट। ये लोग भी ना, इनकी आदत होती है ऐसी बड़ी बातें करना, भले ही हाथ में छोटी मछली आई हो। देखने पर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा सर, जरूर कोई बड़ी मछली फंसी है। बड़ी मछली? क्या हमारा कोई जान पहचान वाला फंसा है? मैंने ऐसे झूठे प्रोग्राम्स बहुत देखे हैं। ये कोई ऐसा वैसा न्यूज नहीं है, इसमें सीक्रेट कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े लोगों को पकड़ेंगे। सच में? अगर ये बात सच है तो हम दोनों कल शाम को टीवी के सामने से हटेंगे ही नहीं। ओ मेरी माँ, मैं इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। जब इन्हीं हाथों से रिश्वत लेते थे तब नहीं रुकते थे। अगर आप टीवी पे एक्सपोज हो जाते तो हाय राम। जल्दी करो। गुरुजी ने कहा जब तक तुम 1000 नारियल नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे। 1000 नारियल? अब तक मैंने कितने तोड़े? 100 भी नहीं हुए। 100 भी नहीं हुए? मैं और नहीं तोड़ सकता। ये लो, जल्दी करो। वेलकम टू 6 PM लाइव विद सूर्य प्रकाश। आज का ये शो एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन के बारे में है जो हमारे सामने कई चेहरे बेनकाब करेगा। राज्य भर में हेरा फेरी, संविधान के साथ छेड़खानी और भी बहुत सारे बुरे कारनामे। आज आप देखने वाले हैं कि कैसे बड़े बड़े मंत्री, MLAs, नेशनल हीरोज, जो लोग आम लोगों की सेवा और राज्य की सुरक्षा की कसम खाते हैं, वो लोग ही देश को खा रहे हैं। आज जाने माने IAS और IPS ऑफिसर्स जो सेवा करने की कसम खाते हैं, वो असल में लोगों की सेवा नहीं बल्कि खुद की सेवा करने के लिए रिश्वतखोरी और करप्शन का साथ देते हैं। संविधान ने मीडिया को 4th एस्टेट या पिलर का रुतबा दिया हुआ है, फिर भी हमें गवर्नमेंट के ऑफिसेज में झांकने की आजादी नहीं। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी ये जानने के लिए कि वहां क्या हो रहा है, हमने उन्हीं के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिससे दिल दहलाने वाले कई सच सामने आए। हम ये नहीं कह रहे कि ये स्टिंग ऑपरेशन हमने अकेले किया है, एक शख्स ने हमारी मदद की है और उस शख्स के बगैर ये ऑपरेशन नामुमकिन था। वो है एक लॉबिस्ट, एक मिडलमैन, एक मीडिएटर, एक फैसिलिटेटर और जैसे कि आम भाषा में कहते हैं, एक ब्रोकर। प्लीज वेलकम मिस्टर गणपति। मिस्टर गणपति, वेलकम टू TV9। देखा तुमने? इस आदमी के सामने तुम सोना और पैसे की बात कर रही थी। अरे ये क्या किया तूने? जहां तक हम जानते हैं आपके हाथों बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं। हमने मार्केट में पता लगाया, आप वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रोकर हो। बाकी लोगों की तरह मेरे मन में भी एक डाउट है, आप कई सालों से इस बिजनेस में हैं और अचानक से आप सबके सामने आ गए, इसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। मैंने भी ये काम दूसरों की तरह पैसा कमाने के लिए किया था। मैंने सोचा था मैं जरिया बनूंगा किसी का अधूरा काम पूरा करने का। बाद में पता चला मेरे इस काम से किसी को नुकसान पहुंचता है। जब भी मैं कोई डील फाइनल करता था तो मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा ब्रोकर हूं, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मेरे इस काम से दूसरों को कितनी तकलीफ पहुंचती है। अचानक इस बदलाव का कारण? एक महान पुरुष। कौन है वो? मैं यहाँ सबके सामने उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन चाहता हूं कि लोग जाने उन्होंने मुझे क्या कहा था।
ये क्या है? 1000 का नोट। ये 500 का नोट। और ये 100 का। इन सब नोटों में कॉमन क्या है? गांधी जी की फोटो। इन नोटों के लिए, इन रुपयों के लिए हमने न जाने कितने गैर कानूनी काम किए। तुम्हें पता है गनी, इस नोट पर बने गांधी जी की भी हमने इज्जत नहीं की। हमने उन्हें भुला दिया और जिंदगी भर हम अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते रहे। भैया। हाँ बोलो, क्या हुआ? भैया, मेरी माँ। अब तक ऑपरेशन नहीं हुआ क्या? ऑपरेशन कामयाब रहा। तो फिर तुम यहाँ क्यों? तुम्हें तो अपनी माँ के साथ होना चाहिए। भैया, अगर वो आज जिंदा है तो सिर्फ आप ही की वजह से भैया। तो अब तो वो ठीक हो गई है ना, तो फिर रो क्यों रहे? ये गम के आंसू नहीं है, खुशी के है। आपने मेरी माँ की जान बचाई, मेरे लिए तो आप ही मेरे भगवान है भैया। जाओ। अब तक मुझे अच्छा काम करने की आदत नहीं हुई ना, इसीलिए इन सब का इतना प्यार देखकर आंखें गीली हो जाती। दुनिया में सच्चा प्यार पाना सबसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गणपति, वो भगवान हर किसी को मौका देता है बदलने का। उस दिन जब मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि डैडी क्या दूसरों का पैसा लेना जरूरी है, उसने कहा कि काश वो इस घर में पैदा ही ना हुई होती, तब मेरे पास उसे देने के लिए सच में कोई जवाब ही नहीं था। तभी तो भगवान ने मुझे मौका दिया था सुधरने का, लेकिन मैंने उसे महसूस नहीं किया। उन्होंने उस फ्लाइट को बचाकर मुझे एक और मौका दिया, और तब जाकर मेरी समझ में आया। देखो गणी, भगवान ने तुम्हें भी बदलने का मौका दिया होगा, लेकिन तुमने महसूस नहीं किया। गणी, उस मौके को महसूस करना बहुत जरूरी है, बदलना बहुत जरूरी है। सिर्फ सांस लेने को जिंदा रहना नहीं कहते, असली जीवन उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जिया जाए। उस मौके को पहचानना बहुत जरूरी है, बदलना बहुत जरूरी है। मेरे बेटे ने मेरे सामने दम तोड़ा, शायद भगवान ने तभी मुझे एक मौका दिया, लेकिन मैं नहीं बदला। मैंने तब भी ब्रोकरी की जब मेरे बेटे की लाश मेरे हाथ में थी। जब मैंने उस महान आदमी की आंखों में वो खुशी देखी, तब मैं उनकी बातों को समझ पाया। तभी मुझे लगा कि बदलने का यही मौका है। मैं बदल गया, मैं बदल गया। आप बदल गए, लेकिन इस बदलाव के साथ साथ आपने इतना बड़ा रिस्क भी उठाया। इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मेरे मास्टर जी, मैंने हमेशा यही सिखाया था कि हिम्मत रखो, बलवान बनो और सच कहो। ये मत समझना कि मैं डर के आत्महत्या कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग जो हम पर हुकूमत करते हैं वो पॉलिटिशियंस नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। इन्हें पैसों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गया कि इस समाज में रिश्वत दिए बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना था, मुझे सच का रास्ता चुनना था। लेकिन मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हूँ ये लड़ाई अकेले लड़ने के लिए। जवान लोग जो लड़ने के काबिल हैं वो कुछ करना ही नहीं चाहते। मुझे वापस जन्म लेना होगा इन बुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए। इसलिए मुझे अभी मरना पड़ा ताकि मैं वापस लौट सकूं। सच्चाई तो यह कि वो हार चुके थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन जब मैं दूसरे नजरिए से देखता हूं तब मुझे समझ में आता है कि मैंने कितने गलत काम किए हैं। आज तक मैंने करोड़ों के सौदे किए हैं। मेरा बेटा, मेरे मास्टर जी और वो किसान सब मर गए। इस देश में हजारों ब्रोकर काम करते हैं। मुझे यह सोचकर घिन आती है कि कितने रुपयों की हेराफेरी होती है, कितने लोग दम तोड़ते हैं रोज। जरूरी ये नहीं कि मैं बदल गया, सबको बदलना होगा। मुझे पता नहीं मेरे मास्टर जी वापस पैदा होंगे या नहीं, लेकिन अगर वो कहीं पैदा होते हैं तो उनकी आंख खोलने से पहले मैं इस समाज से करप्शन को मिटाना चाहता हूं। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि आप भी अच्छे लोग हैं यहाँ।
ये देखने के लिए कि क्या यहां पर अच्छे लोग भी हैं, हमें सबसे पहले बुरे लोगों को दिखाना होगा। गणपति जी, इससे पहले कि आप उन सब लोगों का नाम लें, हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत मुश्किलें लेकर आएगा। पीए, इलेक्ट्रिक बोर्ड वालों को कहो कि स्टेट का पावर कट करें। ओके सर। वो भी आधे घंटे के लिए। Are we on air? लाइव। स्पीकर चालू रखिए। गणपति, तुम टीवी 9 पे लाइव हो ना? खबरदार, अगर तूने हमारे और हमारे डील्स के बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। खबरदार, अगर तूने अपना मुंह भी खोला तो चल स्टूडियो से बाहर निकल, फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तो ब्रोकर, तुम जो भी फोन पे बोल रहे हो लाइव टीवी पे आ रहा है। अरे तुम वापस किसे फोन कर रहे हो? मुझे पता क्या करना है। खत्म कर दो उसे। इस तरह के थ्रेटनिंग कॉल्स सिर्फ गणपति जी के फोन पर ही नहीं बल्कि हमारे स्टूडियो में भी आ रहे हैं। एनीवे, मुझे यह बताइए गणपति जी, सबसे पहले हम किसका स्कैम विटनेस करने वाले हैं? जिसका फोन मुझे अभी आया था। इसे प्ले कीजिए। विश्व शांति आनंद आश्रम। मेरा बाप सोचता है कि वो गणपति के बगैर कुछ कर नहीं सकता और गणपति मेरे बाप के बोले बगैर कुछ करता ही नहीं। और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकते? जला दिया, राख कर दिया। हमने उस आश्रम को जला के राख कर दिया। और 1 साल बाद वहाँ पर एक 7 स्टार होटल होगी। अगर पता चला तो पता है कौन जेल जाएगा? मेरा बाप। देखते जाओ, आने वाले 1 साल के अंदर उस जगह पे बनेगा हमारा 7 स्टार होटल। वही विश्व शांति आश्रम। सब लोग यही सोचते हैं कि आग किसी दुर्घटना की वजह से लगी। यहां तक कि आपके चैनल ने भी यही कहानी दिखाई थी। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उन्हें ठीक से खाना मांगना भी नहीं आता था और उनकी सुरक्षा की वजह से उन्हें पलंग से बांध कर रखा गया था। इसी कारण वो मासूम बच्चे आग की लपटों से बचकर भाग नहीं पाए। वो नन्हे मासूम बच्चे वहीं जिंदा जल गए और अब ये लोग कहते हैं कि ये उन मासूमों की राख पर अपना 7 स्टार होटल बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि भाव भी ये सब देख रहे होंगे। माफ करना भाव, मैंने ये बात सबके सामने रख दी। ये जरूरी था, नहीं तो आप उन्हें माफ कर देते। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। डैडी, हमने वो मैं चाहता था कि तुम लोग बहुत सारा पैसा कमाओ, लेकिन मैं तुम दोनों को इंसानियत सिखाना तो भूल ही गया। सिर्फ तुम दोनों के लिए मैंने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद की हैं। मुझे शर्म आ रही है कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। काश तुम दोनों ने जन्म ही नहीं लिया होता। काश कि मैं बस अकेला होता। मेरे पिता के मरने के बाद मैं अनाथ हो गया था और आज तुम दोनों ने जो हरकत की है मुझे फिर से अनाथों जैसा लग रहा है। तुम्हें मेरा 1 पैसा नहीं मिलेगा। मैं सब दान कर रहा हूं। सर, हमारे ताजा समाचार के अनुसार ये इतनी सारी क्लिपिंग्स देखने के बाद पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी है। वेरी गुड गणपति जी, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। उम्मीद करते हैं आपके लाए हुए क्लिपिंग्स देखने के बाद एसीबी भी कुछ सख्त कार्रवाई करना शुरू करेंगे। एसीबी? वो भी मेरी लिस्ट में है। क्या?
जिंदगी बहुत कीमती होती है, लेकिन इज्जत उससे भी ज्यादा। समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आदमी पैसे कमाता है और इस चक्कर में कई गुनाह कर बैठता है। फिर क्या होता है? इन गुनाहों की वजह से आखिर में जिंदगी और इज्जत दोनों साथ छोड़ देती है। मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, कानून सबके लिए बराबर होता है। अब कुछ ही देर में हमें कुछ और लोगों के बारे में पता चलेगा जब मिस्टर गणपति अगले नाम बताएंगे। मैं और कोई भी नाम नहीं लेना चाहता। What? जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है उन्हें पता है कि मैं उनका नाम लेने वाला हूं। मुझे पता है कि पिछले 60 सेकंड में वो बहुत ही खौफ से गुजरे होंगे। सोचा होगा अब मैं उनका नाम लूंगा। जरा सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, यही मौका है कि अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय ने पावर कट करने से मना कर दिया है सर। मैंने जो गलती की उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। जो भी कोई गलत काम करता है उसे उसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। आज नहीं तो कल भुगतनी पड़ती है। हमारे बच्चों तक को भुगतनी पड़ती है। मैं कोई और नाम नहीं लेना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम बदल सकते हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और बाकियों के लिए भी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको बाकी के नाम बताने ही होंगे। हमें इस गंदगी को समाज से बाहर निकाल फेंकना ही होगा। गंदगी? अगर रिश्वत लेना गुनाह है तो रिश्वत देना भी गुनाह है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश का हर आदमी गुनहगार है। सही कहा ना? अगर हमने इसी तरह लोगों को चुनना शुरू कर दिया तो एक दिन समाज में इंसानियत ही नहीं बचेगी। आपके इन महान विचारों से कुछ नहीं होगा। अपने अनुभव से कह रहा हूं मैं, एक भी आदमी नहीं बदलेगा। लेकिन मुझे विश्वास है। फाइन 1 घंटे का टाइम देता हूं मैं आपको। हमारे चैनल की सारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। इस प्रोग्राम में सिर्फ एक शख्स ने फोन करके यह कह दिया कि वो बदल चुका है और वो इन सारे सबूतों को कबूल भी करता है, तभी मैं आपकी बात मानूंगा। और फिर मान लेते हैं कि किसी ने फोन नहीं किया तो सारे एविडेंस हमारे स्टूडियो को हैंड ओवर करने होंगे और हम उन्हें टेलीकास्ट करेंगे। आई विल डू द राइट थिंग। ओके? फाइन। ओपन द फोन लाइंस, एवरी वन ऑफ देम। सर हमें एक कॉल आया है। ठीक है, कनेक्ट करो। मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में ढेर सारे या कहो अनगिनत बुरे काम किए हैं। सच कहो तो मैं भी आज तक पाप और गुनाहों के समंदर में तैरता आया हूं। घनी, मैंने सोचा था कि मैं बदल के लोगों की मदद करूंगा, लेकिन तुम इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारे बेईमानों को बदलकर उन्हें सुधरने का मौका दोगे। बहुत सही, तुम्हें मेरा सलाम। तुम जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़े हो, मैं ही उसकी पहली आवाज बनता हूं। मैं आज सबके सामने कबूल करता हूं कि पिछले कुछ सालों में मैंने रिश्वतखोरी के धंधे में कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए कमाए। सच में। और जब भी और एक मौका मिला, मैंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की भलाई के लिए पूरे 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस टीवी प्रोग्राम के जरिए बाकी 96.5 करोड़ का खुलासा करता हूं। इस प्रोग्राम के द्वारा मैं अपने सारे दोस्तों को एक सलाह देना चाहूंगा। आप 1 लाख रुपए का बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। आप पैसे खर्च करके गाड़ी बंगला तो खरीद सकते हैं, लेकिन कभी भी खुशी नहीं खरीद सकते।
आदमी खुश तभी रहता है जब मन शांत होता है। आपको मन की शांति तभी मिल सकती है जब आप अपनी सारी गलतियों को मान लें। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास भले ही 1000 एकड़ की जमीन हो, लाखों करोड़ों रुपए हो और चाहे लाखों टन सोना हो, कभी भी पैसों का घमंड अपने सर पे चढ़ने मत देना। ये सारी दुनिया हमारे ब्रह्मांड का छोटा सा एक हिस्सा है, तो फिर सोचो हम कितने छोटे होंगे। तुमने जरा भी घमंड किया तो कभी भी मिट सकते हो। ओ मिस्टर सूर्य प्रकाश साहब, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि एक आदमी भी नहीं आएगा। आप बिल्कुल गलत हैं। अभी देखिएगा, तूफान की तरह लोग आ जाएंगे यहां। रिश्वत के बोझ तले दबी हुई लोगों की आत्मा आज लावे की तरह फूटेगी और बाहर निकलने के बाद वो सबको सब कुछ बता देगी कि आखिर किस तरह बुराई हार जाती है और सच की जीत होती है। हे गनी, आज तुम्हारी वजह से लोगों की आत्मा जागेगी। तुम जीतने वाले हो, तुम ही जीतोगे। हे भगवान, बच गए। इसकी तो बोलती ही बंद हो गई। आपने मारा क्यों? अब तक तेरी आंख नहीं खुली? देख उसे, उसने अपने आप को लोगों के हवाले कर दिया है। अगर तेरी आत्मा जिंदा है तो जाकर सारे पैसे ले आ जो तूने अपने होने वाले 100 बच्चों के लिए छुपा कर रखे हैं। तेरे उन पैसों से हम 1000 गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे मैं तो तुझे जान से मार दूंगा। तू मेरी कमजोरी से खेल रही है। What? सर, बहुत सारे एरिया से कॉल आ रहे हैं। कनेक्ट इमीडिएटली। सर, मुझे माफ कर दो सर, मैंने मासूम लोगों के पैसे खाए सर। शायद मेरे पापों की सजा मेरी बीवी को मिल रही है। वो जिंदगी भर के लिए बस एक जिंदा लाश बन चुकी है सर। मैं अपना गुनाह कबूल करने को तैयार हूँ सर। मेरे पास गैर कानूनी पैसे, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ सर। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर हूँ। मैंने अब तक गैर कानूनी तरीके से 2 करोड़ कमाए हैं। 3 करोड़ सर। हेलो सर, मैं माधव सूर्ती बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। मैं पेंशन ऑफिस में हेड क्लर्क हूँ सर। मैंने गलत रास्तों से आज तक 25 लाख कमाए हैं। ये अर्जेंट में एक प्रेस मीटिंग बुलाओ। हेलो टीवी 9 चैनल, मैं कोल्हापुर से कल्याणी बात कर रही हूँ। मेरे पति एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उन्होंने हमारे घर में 35 लाख रुपए छुपा के रखे हैं। मुझे पता है वो ये बात कभी नहीं बताएंगे, इसलिए मैंने फोन किया। हेलो टीवी 9। हेलो टीवी 9। हेलो, मैं अपोजिशन का लीडर नारायण सिंह बात कर रहा हूँ। कनेक्ट एवरीथिंग। ये क्या साहब, इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को छोड़ के आप हम जैसे छोटे कद वाले छोटे गुनहगारों को पकड़ रहे हो साहब। साहब प्लीज जाने दो ना साहब। तो साले पकड़ो साले को, पकड़ो साले। सर, सीएम सर लाइव है सर। सीएम सर लाइव है? मुझे पता है फिलहाल पूरा राज्य थोड़ा घबरा गया है। मैं आज यहाँ आप लोगों से जरूरी बात करने आया हूँ और ये बात मेरे बारे में है। प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद मैंने बहुत सालों में पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। कुछ लोग टीवी चैनल पे उनके इल्लीगल पैसों के बारे में बता रहे हैं। गुनाह कबूल करके लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोग और भी लोग ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जब एक नक्सलाइट अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, हम उसे रिहैबिलिटेशन में डालते हैं और उसे बदलने का एक मौका देते हैं। वैसे ही जिन्होंने आज इस चैनल के सामने अपना गुनाह कबूल किया है, उन्हें भी एक मौका मिलेगा अपने आप को माफी के काबिल बनाने का। और एक बात कहना चाहता हूं, आज मैंने पहली बार अपने देश को सच्चे मायनों में आगे बढ़ते देखा। लोग अगर ऐसे ही सच का साथ देते गए तो अपना देश सबसे आगे होगा।
और दुनिया में सबसे शांतिपूर्वक होगा। सारे देशवासियों की आंखें खोलने के लिए मैं तहे दिल से मिस्टर गणपति और टीवी 9 न्यूज चैनल इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं अपने प्रॉपर्टी के बारे में अपने देशवासियों को बताऊंगा। लोगों को उन मासूम बच्चों के दर्दनाक तरीके से मारे जाने का बहुत दुख हुआ है सर। इसलिए ये सारे पैसे आप रखिए और अगर कोई और जरूरत हो तो हमें बताइए सर। तुम्हें किसने भेजा है? मेरे भाऊ ने। जुग जुग जियो मेरे बच्चों।